दोस्तों, आरसी एकेडमी कोचिंग संस्थान देहरादून में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी के लिए, जैसे बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी इत्यादि के लिए 37वां प्रैक्टिस सेट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो 37वां प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं, 10 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 40 क्वेश्चन उत्तराखंड के हैं और 10 क्वेश्चन इसके अलावा करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। तो चलो देखिए, शुरू करते हैं जरा। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो, जैसा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पे देखोगे इनमें से कौन सी भाषा के लिए सही विशेषता है, मतलब भाषा की विशेषताएं जो होती है उनमें से कौन सी एक भाषा के लिए सही विशेषता है इनमें से, या कौन कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो यहाँ पे देखना, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाई जो भाषा होती है ना, वो एक अर्जित संपत्ति होती है। भाषा जो है हमें सीखनी पड़ती है, हमें अर्जित करनी पड़ती है। अगर आप जो है हिंदी जानते हो और आप किसी दूसरे देश में जाते हो तो वहाँ पे जाके आपको भाषा जो है सीखनी पड़ेगी, मतलब अर्जित करनी पड़ेगी। या फिर जब पैदा होते तो पैदा होते ही जो भाषा आप सीख नहीं सकते तो आपको क्या करनी पड़ती है, अर्जित करनी पड़ती है, सीखने पड़ती है। तो अर्जित संपत्ति है भाषा। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है कि भाषा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। हमारे समाज में आप जिस प्रकार के समाज में रहोगे, आप कुमाऊं में रहोगे तो कुमाऊनी भाषा सीखोगे, गढ़वाल में रहोगे तो गढ़वाली भाषा सीखोगे, आप साउथ में जाओगे तो कन्नड़ भाषा सीखो। तो भाषा क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता है, ये गलत बोल रहा भाई। भाषा का जो है कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता, ये बिल्कुल सही बोल रहा है ये भी, कि जो भाषा होती है, भाषा का कोई भी अंतिम स्वरूप नहीं होता है, क्योंकि भाषा जो है क्या होती है, परिवर्तनशील होती है। देखो यहाँ कह रहा है कि भाषा परिवर्तनशील नहीं होती है, ये गलत बोल रहा है यहाँ पे। जो भाषा होती है ना, वो परिवर्तनशील होती है, भाषा चेंज होती जाती है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा कि संस्कृत भाषा चलती है, संस्कृत से आपकी जो है पाली आई, पाली के बाद प्राकृत आई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट आई और अवहट के बाद हिंदी आई है। तो ऐसे करके भाषा बदलती रहती है। हिंदी के बाद भी आने वाले टाइम में कोई ना कोई चेंज होते हुए जो है भाषा आ जाएगी, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना, भाषा क्या है, परिवर्तनशील होती है। तो ये यहाँ पे गलत लिख दिया। प्रत्येक भाषा का मानक रूप होता है। मानक रूप मतलब किसी भी भाषा का जो शुद्ध रूप होता है उसको मानक रूप बोलते हैं। तो जितनी भी भाषाएं हैं, हर भाषा का अपना अपना शुद्ध रूप होता है, मानक रूप होता है। मानक भाषा को साधु भाषा या परिनिष्ठित भाषा भी बोल सकते हो आप लोग, है ना। यहाँ पर देखो, प्रत्येक भाषा का स्वरूप सरल से कठिन माध्यम की ओर परिवर्तित होता है। जो भाषा होती है ना, प्रत्येक भाषा का जो स्वरूप होता है वो सरल से कठिन माध्यम की ओर परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, कठिन से सरल माध्यम की ओर परिवर्तित होता है। ये जरूर ध्यान रखना, सरल से कठिन की ओर नहीं, बल्कि कठिन से सरल की ओर होता है। तो ये भी गलत लिख दिया यहाँ पे। तो आप लोग देखना, पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा सही है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा सही है और छठा और चौथा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गढ़वाली और जौनसारी भाषा के सर्वनाम का सही मिलान कीजिए। देखो, सर्वनाम जो मतलब सर्वनाम क्या होते हैं, जो किसी के नाम के जगह यूज किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम। या फिर आप बोल सकते हो ऐसे शब्द या ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के जगह प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब देखो, को शब्द का मतलब देखो, तो को शब्द का मतलब होता है, यहाँ पे हिंदी में जो गढ़वाली भाषा में को लिखा, को का मतलब होता है कौन, है ना। और कौन को जो है, या को गढ़वाली में तो कौन को क्या बोलता है, को बोलता है कि कौन है भाई, है ना। तो कौन मतलब कैसा सर्वनाम हो गया, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो इसको जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम जो कौन है, इसको क्या कहते हैं, मतलब जौनसारी भाषा में तो कूण कहते हैं, कूण कहते हैं जौनसारी भाषा में इसको, है ना। मी, जो मी है, मी का मतलब होता है कि मैं, मी का मतलब क्या होता है, मैं। तो जो गढ़वाली भाषा में मी होता है, मी को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं सर्वनाम जो अपने लिए यूज करता है, हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोल सकते हैं इसको। तो मी को जौनसारी भाषा में बोलते हैं आऊं। जौनसारी भाषा में क्या बोलते हैं, इसको आऊं बोलते हैं, है ना। इसके बाद है वेको। वेको का मतलब होता है, वेको का मतलब होता है उसको। वेको का मतलब क्या होता है, उसको, है ना। मतलब उसको या उनको भी बोल सकते हैं आप लोग, उनको या उसको। तो उसको मतलब वेको, मतलब गढ़वाली भाषा में वेको किसको बोलते हैं, उसको को बोलते हैं। और जौनसारी भाषा में क्या बोलेंगे, तेस्को। जौनसारी भाषा में उसको क्या बोलते हैं, तेस्को बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ईन का मतलब होता है, ईन का मतलब होता है स्नेह। ईन का मतलब क्या होता है, स्नेह, है ना, स्नेह। तो स्नेह मतलब किसी लड़की के लिए भी कर सकते हैं, लड़के के लिए कर सकते हैं। तो ईन का मतलब क्या होता है, स्नेह। और इसको जौनसारी भाषा में बोलते हैं याएं, याएं बोलते हैं ना। याएं कि इसने ऐसे किया, याएं ऐसा किया, है ना, ईन ऐसे किया। गढ़वाली भाषा में ऐसे बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला। तो बी इसका आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सही होगा। गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में एक शब्द के लिए अनेक शब्द सही होगा। कृषि योग्य भूमि, जो कृषि योग्य भूमि होती है उसको क्या कहते हैं, कमैतण बोलते हैं। तो बिल्कुल सही लिख रहा है, कृषि योग्य भूमि को कमैतण बोलते हैं, है ना। किसमें, गढ़वाली कुमाऊनी भाषा में या पहाड़ी भाषा में बोल सकते हो आप लोग। हमेशा सीलन भरी जमीन, हमेशा सीलन भरी जमीन जो होती है, जहाँ पे मतलब शीलन आती है, उसे सीमार बोलते हैं। तो ये भी सही बोल रहा है। समतल जमीन को शैण बोलते हैं, ये भी सही बोल रहा है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। तो डी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने झूसिया दमाई पर शोध ग्रंथ लिखा है। किसने झूसिया दमाई पर शोध ग्रंथ लिखा है। तो ये भी एक ग्रंथ है, मतलब क्या है कि कुमाऊनी भाषा का क्या है, एक ग्रंथ है।
ये किसका ग्रंथ है? कुमाऊनी भाषा का ग्रंथ है। आप लोगों ने सुना होगा गिरीश तिवारी का, जिनको क्या कहते हैं? गिरदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरदा के उपनाम से जाना जाता है गिरीश तिवारी। इन्होंने जो है जोशिया दमाई पर शोध ग्रंथ लिखा। ये जोशिया दमाई क्या है? ये आप लोग ये समझ लो कि ये मतलब एक हिसाब से कुमाऊं और नेपाल के बॉर्डर में प्रचलित है। तो कुमाऊं और नेपाल की क्या है? इन दोनों की क्या है? मिली जुली संस्कृति है। आप मिली जुली संस्कृति बोल सकते हैं। किसकी? कुमाऊं और नेपाल की मिली जुली संस्कृति। और कुमाऊं नेपाल के बॉर्डर में, जैसे पिथौरागढ़ चंपावत के बॉर्डर में और नेपाल के बॉर्डर में, इसको जो है जोशिया दमाई को मतलब एक परंपरा चलती है, एक संस्कृति चलती है, जिस पर शोध किसने किया था? गिरीश तिवारी या गिरदा को आप बोल सकते हो, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखना। यहाँ पे इनमें से किस वाक्य में संबंध प्रश्नवाचक सर्वनाम है? संबंध प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब होता है संबंध सर्वनाम। संबंध प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, ये बोल रहा। ये देखो, संबंध प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब होता है जहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम भी हो, यानी कि प्रश्न भी पूछा जाए और संबंध भी बताया जाए, संबंध भी पूछा जाए, दोनों चीजें। संबंध पूछा जाए, लेकिन किस हिसाब से संबंध पूछा जाए? प्रश्न करके। देखो कैसे, जैसे कहा यहाँ पे राधा किसकी पुत्री है, तो जो राधा है वो किसकी पुत्री है, तो यहाँ पे जो है मतलब संबंधवाचक सर्वनाम है, संबंध प्रश्नवाचक सर्वनाम है, वो किसकी हो जाएगा। अब देखो किसकी क्या कह रहा हो कि राधा किसकी पुत्री है। राधा किसकी पुत्री है? किसकी शब्द क्या है कि राधा के लिए यूज कर रहा हो, मतलब उसके लिए यूज कर रहा है जिसकी राधा पुत्री है। तो जिसके लिए भी ये शब्द यूज हो रहा है उसकी राधा क्या हो जाएगी? पुत्री। तो उसका राधा से क्या हो जाएगा? संबंध। एक तो मतलब संबंध पूछ रहा है और एक क्या पूछ रहा है? साथ में संबंध के साथ साथ प्रश्न पूछ रहा है। तो संबंध प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा इसमें। तुम कैसे लिखते हो? तुम कैसे लिखते हो? तो लिखने का जो तरीका है या किस प्रकार से तुम लिखते हो वो चीज पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी को संबंध नहीं बताया जा रहा है। तो जो संबंध प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होगा वो ये नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे देखो, यह पेन किसका है, यह पेन किसका है, जो ये पेन है, पेन किसका है, तो ये जो किसका शब्द है, ये एक तो मतलब ये मतलब जानना चाह रहा है कि पेन है किसका ये, तो एक तो प्रश्न पूछ रहा है। दूसरी बात कि जिसका भी उस पेन से संबंध होगा, जिसका भी वो पेन होगा उसका उस पेन से संबंध हो जाएगा, तो ये भी संबंध प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पूछ रहा कौन सा संबंध प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, तो बी। तुम कैसे लिखते हो? कैसे नहीं है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ। आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, मतलब इसको पूछा रेखांकित शब्द, जिसको अंडरलाइन किया आप किस प्रकार का शब्द है। निजवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वो कह रहा आप राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाता है। आप, तो आप शब्द जो है महात्मा गांधी के लिए यूज कर रहा है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ, तो उसके सम्मान के लिए किया जा रहा है। जब सम्मान के लिए, जब आप शब्द का प्रयोग सम्मान के लिए किया जाता है तो वहां पे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है हमेशा, और जब आपको सम्मान के लिए यूज नहीं किया जाता तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। या फिर क्या कहते हैं, आप बोल सकते हो कि आदर के लिए नहीं किया जाता है, तो ये जो है आप शब्द जो है कहीं कहीं पे जो है निजवाचक सर्वनाम के लिए भी यूज किया जाता है। तो लेकिन यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि महात्मा गांधी अन्य हो गया हमारे लिए अभी, है ना। तो ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलो अगला देखो, हमारे साथ चौगुने लोग जुड़े हैं। इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? हमारे साथ चौगुने लोग जुड़े, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? तो आप लोग देखो, जो चौगुने लोग है भाई, हमारे साथ चौगुने लोग जुड़े हैं। तो जो चौगुने लोग है, चौगुने है, ये एक तो मतलब संख्यावाची विशेषण है। क्या है? संख्यावाची विशेषण है। और संख्या के साथ साथ ये क्या करा कि चौगुने लोग हैं। चौगुने का मतलब है कि भाई 100 थे तो 100 का चौगुना क्या हो जाएगा? 400 हो जाएगा, मतलब फिक्स है, निश्चित है। बहुत सारे लोग इसको अनिश्चित संख्यावाची लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये निश्चित संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। निश्चित अनिश्चित संख्यावाची विशेषण तब होगा हमारे साथ अनगिनत लोग जुड़े या असंख्य लोग जुड़े जिनकी हम संख्या नहीं ज्ञात कर सकते। अनिश्चित संख्यावाची है ये, सॉरी, अनिश्चित संख्यावाची तब होता है। निश्चित परिमाणवाचक तब होता है जब कोई नाप तोल या लंबाई जैसे नापते, दूरी वगैरह नापते, वो चीज अगर आ जाए ना, नाप तोल वाली चीजें। और अनिश्चित परिमाणवाचक भी आपका वही होगा, अगर निश्चित होता तो निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित होता तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता उसमें। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना भाषा का कौशल क्रम किसने बताया? तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना भाषा का कौशल क्रम किसने बताया? ए में देगा जॉर्ज ग्रेसन, बी में देगा नानक चंद, सी में देगा अब्दुल हक, डी में देगा इनमें से। तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर होगा मारिया मोंटेसरी, है ना। ये इटली की थी मारिया मोंटेसरी, और ये क्या कहते हैं आपका जो है भाषा विज्ञान की बहुत बड़ी माहिर थी। तो इन्होंने, मारिया मोंटेसरी ने कहा था कि जैसे भाषा का कौशल क्रम होता है, तो भाषा का कौशल क्रम क्या होता है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना होता है ना। पढ़ना पहले आएगा और लिखना बाद में आएगा विद्वानों के अनुसार। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मारिया मोंटेसरी ने क्या बताया कि सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना जो है इन्होंने ही बताया था। तो मारिया मोंटेसरी जो है इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे मारिया मोंटेसरी नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही मिलान कीजिए। यहाँ पे सही मिलान करना है। बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी जो है यहाँ पे एक तरफ दे रखा है हिंदी की
उपभाषाएं, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। एक पहाड़ी हिंदी है, एक क्या कहते हैं राजस्थानी हिंदी है जो यहाँ पे दी हुई है, देखो राजस्थानी हिंदी दी हुई है, एक आपकी पश्चिमी हिंदी है जो यहाँ दी है पूर्वी हिंदी, और एक बिहारी हिंदी है, लेकिन पहाड़ी हिंदी यहाँ पे नहीं दी है। और 18 बोलियां हैं, उन 18 बोलियों में से 4 बोलियां इधर दी गई है, तो किसकी कौन सी बोली है ये मिलान करना है। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन सी आएगी, तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएगी मगही, जो मगही है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो मैथिली आती है, मगही आती है, और कौन सी आती है क्या भोजपुरी आती है, 3 बोलियां आती है बिहारी हिंदी के अंतर्गत। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, ये बघेली बिल्कुल सही है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो है अवधी आती है, बघेली आती है और छत्तीसगढ़ी आती है ना। राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी, ये बिल्कुल सही करा, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जयपुरी आती है ना, मेवाती आती है, मारवाड़ी आती है और मालवी आती है, 4 आती है ना। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आ रही है। अगर पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत देखो तो कौन कौन सी बोलियां आती है, 5 बोलियां आती है। जैसे आपकी कौन सी है, एक तो मतलब आपकी खड़ी बोली हो गई, खड़ी बोली होगी, एक आपकी हरियाणवी होगी, एक ब्रज भाषा हो गई है ना, एक बुंदेली हो गई और एक कन्नौजी होगी, ये 5 आती है ना। तो 18 बोलियां हो जाएगी जो मैंने अभी गिनी। अगर आपको मतलब मैंने साफ साफ बता दिया कि कौन सी किस्में आती है, तो टोटल करोगे आप लोग तो टोटल कितनी बोलियां आएगी, 18 बोलियां आएगी। तो आप गिन सकते हो क्या कहते हैं रिवर्स मतलब पीछे जाके, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद परंपरा की शुरुआत किसने की थी। देखो भाई, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद परंपरा की जो शुरुआत की थी वो मुंशी प्रेमचंद ने की थी। देखो जो मुंशी प्रेमचंद थे, इन्होंने आदर्श उन्मुख यथार्थवाद, ये क्या है आपका, ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है भाई। वैष्णव किससे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। और वैष्णव संप्रदाय मतलब कि ये हिंदू धर्म से एक हिंदू धर्म से संबंधित है। मतलब इसमें क्या कहा गया कि अगर कोई कवि या लेखक लिखते हैं, है ना, अपने धर्म के बारे में लिखो या किसी चीज के बारे में लिख रहे हो आप लोग, तो मतलब आदर्श भी होना चाहिए, और आदर्श के साथ यथार्थवाद मतलब उसमें सच्चाई भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप झूठ मूठ में कुछ भी लिखते रहो, है ना। तो इसी चीज को आदर्शोन्मुख यथार्थवाद कहा गया, जिस परंपरा की शुरुआत किसने की है, मुंशी प्रेमचंद। वैष्णव संप्रदाय परंपरा पर आधारित है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मनुष्य की मुक्ति की तरह कविताओं की भी मुक्ति होती है। देखो यहाँ पे क्या है, किसने कहा था कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविताओं की भी मुक्ति होती है। आप लोगों ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक मतलब वो सुना, छंद के बारे में सुना होगा, मुक्तक छंद, है ना। क्या सुना था, मुक्तक छंद या मुक्त छंद बोल सकते हो आप लोग। जो मुक्त छंद है, मुक्तक छंद या मुक्त छंद के प्रवर्तक कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और इन्होंने पहली मुक्तक छंद में जो कविता लिखी थी वो कौन सी लिखी थी, जूही की कली, है ना। कौन सी कविता लिखी थी, जूही की कली। तो इसी समय जब इनसे पूछा गया था कि जैसा आपके इससे पहले जो कविताएं लिखा करते थे वो या तो वर्णिक छंद में लिखते थे या मात्रिक छंद में लिखते थे, है ना। जैसे आप लोगों ने दोहा छंद, सोटा छंद वगैरह सुने होंगे, तो ऐसे छंदों में लिखते थे। लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जब जूही की कली कविता लिखी तो इन्होंने नॉर्मल लिखी, इसमें कोई वर्णिक छंद या मात्राओं का कोई प्रतिबंध नहीं था, न वर्णों का कोई प्रतिबंध था। तो उन्होंने कहा कि मैंने क्या कर दिया कि वर्णों से और मात्राओं से क्या कर दिया, कविताओं को मुक्त कर दिया। जिस प्रकार से क्या होता मनुष्यों की मुक्ति होती है उसी प्रकार कविताओं की भी मुक्ति होती है। तो इसलिए मैंने ये मुक्तक छंद बना दिया जूही की कली के माध्यम से। और उसके बाद मुक्तक छंद जो मैं जो कविताएं लोग, लेकिन जो मतलब नॉर्मल कविताएं होती है उसको मतलब मुक्तक छंद बोलते हैं। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इनमें से तत्सम शब्द ढूंढना है भाई, है ना। तत्सम शब्द कौन सा है, तो देखो भाई मैंने आपको बताया था। अब जैसा अगर हम उद्गम लिखें तो उद्गम ऐसे लिखते हैं, अगर हम सिंपल लिखें तो उद्गम ऐसे लिखते हैं, उद्गम लिखा हुआ है ना। हमने कहा था कि जब कोई संयुक्त अक्षर आ जाए ना, जब आपका कोई भी संयुक्त अक्षर आ जाए, तो संयुक्त अक्षर अगर आ जाए तो समझ लेना वहां पे क्या होगा, आपका तत्सम शब्द ही होता है ज्यादातर। तो ये उद्गम भी संयुक्त अक्षर है, जब एक आधा और एक पूरा होता है। संयुक्त अक्षर जो है आपके अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र, है ना, ये तो है ही संयुक्त अक्षर। लेकिन उसके अलावा किसी शब्द में अगर कोई एक वर्ण मतलब स्वर रहित और एक स्वर सहित आ जाए, यानी कि एक वर्ण आधा और एक वर्ण पूरा आ जाए, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी संयुक्त अक्षर बोलते हैं। तो ये देखो दो आधा आया और दो पूरा आया, तो इसमें मतलब जो तत्सम शब्द होगा संभावना यही है कि यही तत्सम शब्द होगा। अगर खेत की बात करें तो खेत जो है क्या है, एक तद्भव शब्द है। इसका तत्सम क्या होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है ना। इसका तत्सम क्या होता है, क्षेत्र होता है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखो कोर्ट, तो कोर्ट इंग्लिश भाषा का शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और अजीब देखो तो अजीब जो है अरबी भाषा का शब्द है। अरबी भाषा के अजब से आया है ना, अजाब से आया है ये शब्द, है ना। जैसे बोलते हैं अजीब और गरीब, उस शब्द की बात करें तो ये किस भाषा का, अरबी भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐष्णा का अर्थ है, देखो ऐष्णा का मतलब क्या होता है, ऐष्णा का मतलब होता है एक हिसाब से हम बोल सकते हैं चाहत, चाहत बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसी को अभिलाषा। चाहत या किसी चीज को पाने की इच्छा, ये भी बोल सकते हो, किसी चीज को पाने की इच्छा या फिर चाहत या अभिलाषा को क्या कहते हैं, ऐष्णा कहते हैं। तो यहाँ पे देखो अभिलाषा दिया हुआ यहाँ पे ऑप्शन में, तो अभिलाषा इसका आंसर हो जाएगा। अनिच्छा मतलब जिसकी कोई इच्छा नहीं होती, जिसकी कोई चाहत नहीं होती, उसको हम अनिच्छा बोल सकते हैं। घृणा आप जानते हो, घृणा मतलब किसी के प्रति जो है मतलब घृणा करना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर अभिलाषा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है। तो सही अर्थ वाला शब्द युग्म इनमें से कौन सा है, देखो
आकर आकार, देखो आकर आकार मतलब जो पहले का अर्थ है वो पहला होना चाहिए और जो दूसरे का अर्थ है वो दूसरा होना चाहिए। तो आकार का अर्थ क्या होता है, खान होता है, खान या फिर जहां से मतलब खदान वगैरह करते हैं उसका मतलब आकार भी होता है। और ये आकर होता है, सॉरी आकर का मतलब क्या होता है, खान होता है, और आकार का मतलब क्या होता है, आकृति होता है। तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन मेन ये है कि इनको भी एग्जाम में पूछा जाता है तो इनका मतलब क्या है तो ये भी समझो। अगर हम यहाँ पे देखें तो कुल, कुल का मतलब वंश होता है, ये तो सही है, लेकिन कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब जो है शीतल नहीं होता भाई। कुल का किनारा या फिर आप क्या बोल सकते हो तट, इसका मतलब किनारा या तट होता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखें तो निर्जर और निर्झर, निर्जर और निर्झर, देखो निर्झर का मतलब क्या होता है, झरना होता है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, शत्रु लिख रहा है ये, लेकिन निर्जर का मतलब शत्रु नहीं होता, इसका मतलब भी क्या होता है, झरना ही होता है भाई, ठीक है ना। दोनों का ही मतलब क्या होता है, झरना होता है, ठीक है। यहाँ पे ये गलत लिख दिया। सर सर, सर सर मतलब जो ये सर है पहले वाला सर, इसका मतलब बाण है, लेकिन जो सर होता है इसका मतलब भला आदमी नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, सर का मतलब इसका मतलब क्या होता है, भला आदमी नहीं होता है। इसका मतलब या तो तालाब होता है, तालाब होता है, या फिर इसका अर्थ भी बाण हो सकता था, है ना, बाण भी होता है, तालाब या बाण होता है। तो मतलब ये तीनों गलत है, ये पहले वाला ही क्या हो गया इसमें सही हो गया, ठीक है ना। खूंटी शब्द, देखो खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए, तो खूंटी शब्द का बहुवचन क्या हो गया, खूंटियां होगा, खूंटियां होगा, है ना। खूंटिया नहीं होगा, खूंटियों नहीं हो गया, खूंटिया नहीं होगा, खूंटियां। जब बहुवचन बनाया जाता है ना तो ध्यान रखना अक्सर लास्ट में जो है अंक का बिंदा या फिर मतलब नासिक वर्ण मतलब यूज होता है ज्यादातर, है ना। तो खूंटियां इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, मैं खाना खा चुकी हूँ वाक्य में कौन सी क्रिया का भेद है। मैं खाना खा चुकी हूँ वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। देखो मैं खाना खा चुकी हूँ, खा चुकी हूँ, खा चुकी मतलब दो क्रियाओं का मतलब दो धातुओं से बनने वाली क्रिया, तो खा और चुकी दो से बना है तो इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जो खा चुकी हूँ, झुक जाना है, दौड़ जाना है, बैठ जाना, ऐसे करके दो धातुओं से बनती है, तो वहाँ पे क्या होती है आपकी संयुक्त क्रिया होती है, तो इसमें संयुक्त क्रिया हो जाती है ना। नाम धातु क्रिया क्या होती है, जो मतलब संज्ञा सर्वनाम या क्रिया के जो मतलब इनसे संयोग से बनती है। पूर्वकालिक पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है, जिसमें क्या होता है कि पहले कोई काम किया जाए और उसके ऊपर एक काम और हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि मैं दौड़कर खाना खाया, मैंने दौड़कर खाना खाया, तो पहले दौड़कर आया फिर खाना खाया, तब आपकी पूर्णकालिक क्रिया होती है। और द्विकर्मक क्रिया तो आपकी तब होती है जब वहाँ पे क्या कहते हैं दो कर्म की आवश्यकता हो, यहाँ पे तो एक ही कर्म खा चुकी हूँ, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे संयुक्त क्रिया आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य के गुणों में सम्मिलित नहीं है, वाक्य के गुणों में क्या सम्मिलित नहीं है भाई। यहाँ पे देखो अगर हम बात करें यहाँ पे लयबद्धता, तो जो लयबद्धता होती है वाक्य के गुण में, लयबद्धता का होना जरूरी नहीं है, मतलब लय का होना। वाक्य जब हम बनाते हैं तो उसमें लय का होना जरूरी नहीं होता। वाक्य में क्या जरूरी होता है, सार्थकता, मतलब सार्थकता मतलब सही क्रम होना चाहिए, सार्थकता होना चाहिए, क्रमबद्धता होना चाहिए, मतलब क्रम भी एकदम सही होना चाहिए, है ना। और आकांक्षा, आकांक्षा का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को मतलब समझने की, यहाँ पे क्या होती है कोशिश की जाती है, तो समझ उसमें समझ भी होनी चाहिए, है ना। तो ये तीनों है, लेकिन ये वाक्य के गुण में नहीं है लयबद्धता ना, लय का होना जरूरी नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पे क्या कह रहा, जब से हिंदी में अंतरराष्ट्रीय अंकों 1 2 3 4 ये मतलब जीरो का प्रयोग प्रारंभ हुआ तब से इसके स्थान पर, है ना, ये क्या है जिसको क्या बोलते हैं, पूर्ण विराम बोलते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह। ये क्या है, पूर्ण विराम चिन्ह है, पूर्ण विराम के स्थान पर किसका प्रयोग होने लगा। तो आप लोग देखना इसमें क्या आंसर हो जाएगा, फुल स्टॉप। आप लोग देखना जब भी कभी जो है ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, आपने लिखा कि मेरे पास जो है कितने रुपए हैं, तो मैंने कहा मेरे पास रुपए हैं टोटल 10। अब 10 लिखोगे, 10 के बाद अगर फुल स्टॉप लगा दोगे तो 101 भी बन सकता था ये, है ना। इसलिए सीधा यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, इस तरीके से डॉट लगाया जाएगा, इसको फुल स्टॉप बोलते हैं ना, डॉट या फुल स्टॉप बोलते हैं। तो ये आपका जो है अब इसके स्थान पर ऐसे अंकों के पीछे जो यूज किया जाता है जहाँ पे यहाँ पे मतलब पूर्ण विराम का चिन्ह लगना था, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फुल स्टॉप। अगला क्वेश्चन है, वह दिन भर काम करता रहा, रेखांकित पद किस अव्यय के भेद का उदाहरण है ना। वह दिन भर काम करता रहा, रेखांकित पद किस अव्यय के भेद का उदाहरण है। अब देखो वह दिन भर काम करता रहा, अब यहाँ पे देखना कि दिन भर काम करता रहा, तो दिन भर, दिन का मतलब जब भी कहीं पे आपके पास जो है जो दिन होगा, अभी हो गया, बाद में हो गया, हम ना सप्ताह हो गया, सप्ताह हो गया, आपके पास माह महीना हो गया, वर्ष हो गया, है ना। ऐसे जब भी आपका आएंगे पहले हो गया, बाद में हो गया, तो ये क्या होता है, हमेशा कालवाचक होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कालवाचक अव्यय हो जाएगा भाई। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, ध्यान रखना, दिन भर, है ना, दिन भर के दिन की बात हो रही है यहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो जो अनुज होता है, अनुज का जो स्त्रीवाचक होता है वो क्या होता है, अनुजा होता है भाई। अनुज का स्त्रीलिंग क्या होता है, अनुजा होता है। तो अनुज के पीछे अगर आ लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, अनुजा बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, आपका स्त्रीलिंग बन जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि 7 फरवरी 2020 को मंगलवार हो तो 7 फरवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। तो देखो भाई आपको क्या करना होता है, जैसे ये
2020 का पूछा और आप सीधा 2025 का पूछ रहा है, तो आपका देखना कि 7 फरवरी 2020 है, फिर आप जो 2021 लिखो, फिर 2022 लिखो, फिर 2023 लिखो, 2024 लिखो और 2025 सारे साल लिखो 2025 तक जहां का पूछ रहा है। तो 7 फरवरी 2025 को कौन सा होगा? तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, सबसे पहली बात क्या करना होता है कि ये जो है अगर यहाँ पे जनवरी या फरवरी का महीना होता है तो आप जो पहले वाला वर्ष लोगे और लास्ट वाला क्या करोगे, छोड़ दोगे। और अगर जनवरी या फरवरी का महीना नहीं है तो आप क्या करोगे, मतलब मार्च से लेकर दिसंबर तक का कोई महीना तो पहले वाले को छोड़ते हैं और लास्ट वाले को लेते हैं, मतलब दोनों में से एक को छोड़ना और एक को लेना है। तो यहाँ पे फरवरी का महीना तो इसको लेंगे, तो ये क्या है आपका लीप ईयर है। जो लीप ईयर होता है यानी कि लीप ईयर से 2020 जिसमें 4 का भाग जाता है तो उसके लिए 2 विषम दिन आते हैं, 2 ओड डे आते हैं। इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आपका साधारण वर्ष हो जाएगा, तो इसमें एक विषम दिन हो जाएगा। इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा तो ये भी साधारण वर्ष है, तो इसके लिए भी एक विषम दिन आ जाएगा। इसके लिए भी ये भी 23 में 4 का भाग जाएगा साधारण वर्ष, इसके लिए भी एक विषम दिन। इसमें देखो 24 में 4 का भाग जाएगा तो इस लीप वर्ष हो जाएगा, तो इसके लिए 2 आ जाएगा। बाकी 25 आपको लेना नहीं है, तो इनको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया। तो हमने क्या करना कि जो आपका दिया हुआ था यहाँ पे मंगलवार में आपको क्या करना है, 7 जोड़ना है। तो मंगलवार में 7 जोड़ोगे तो फिर से क्या आ जाएगा, मंगलवार ही आ जाएगा, तो बी इसका आंसर हो जाएगा ना। आप देखो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा मंगलवार। अगला क्वेश्चन है, जिस प्रकार सूर्य का संबंध दिनकर से है उसी प्रकार चांद का संबंध होगा। तो भाई सूर्य का पर्यायवाची है दिनकर, तो चांद का पर्यायवाची इनमें से क्या है भाई, तो चांद का पर्यायवाची क्या है इनमें से, निशाकर। निशाकर किसका पर्यायवाची है, चांद का पर्यायवाची। तो इस तरीके से आ जाएगा ना, आपको पता है सरोज फूल का पर्यायवाची है, भानु सूर्य का पर्यायवाची है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगर खग देखें तो खग किसका पर्यायवाची है, मृग का पर्यायवाची है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, दी गई श्रृंखला में 5 के कितने अंक ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 3 और बाद में 7 आया हो। अब देखो 5 के ऐसे कितने अंक हैं जिनके ठीक पहले 3, मतलब 5 से ठीक पहले तो आया होगा 3 और बाद में आया होगा 7, ऐसे देखना है। तो 5 के ठीक पहले 3 आया, बाद में 7 नहीं आया। यहाँ पे देखो 5 के ठीक पहले 3 आया और बाद में 7 आया, तो ये हो गया, ये ठीक है। यहाँ पे देखो 5 के ठीक पहले 3 आया और बाद में 7 आया, ये भी ठीक है। 5 के ठीक पहले यहाँ पे 7 नहीं आया, 3 नहीं आया, 5 के ठीक पहले यहाँ पे नहीं आया, 5 के ठीक पहले यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 7 बाद में 7 आया। तो 3 अंक ऐसे हैं जिनके ठीक पहले 5 के ठीक पहले जहाँ पे 3 आ रहा है और 5 के ठीक बाद कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 3 ऐसे होंगे। तो ए इसका क्या हो जाएगा आंसर। ये देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखो यहाँ पे लिखा है DLOC का लिखा है EIC, तो OTH का क्या होगा। अब यहाँ पे देखो भाई क्या हो रहा है, यहाँ पे इस प्रश्न में जरा देखना, इसको लोग जो है बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि कुछ भी नहीं था इस प्रश्न में। क्या लिख रहा है, अगर आप इसको उल्टा करोगे ना, उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, ये इसको उल्टा करोगे तो क्या बनेगा, COLD, मतलब क्या बना, ये बना जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल्ड बोलते हैं। कोल्ड मतलब ठंडा। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा, ICE, तो ठंडा क्या होता है, आइस। क्या होता है ठंडा, आइस होता है भाई, है ना, यानी कि बर्फ। तो कोल्ड क्या होता है, आइस। कोल्ड कौन सी चीज होती है, आइस। अब यहाँ पे दे रहा हूँ HTOH, तो TOH का उल्टा क्या हो जाएगा, HOT का मतलब हॉट हो गया ये, है ना, क्या हो गया ये, हॉट हो गया। हॉट मतलब गर्म। तो हॉट क्या होता है इनमें से, अगर आप इनको उल्टा करोगे तो ये देखो इसको उल्टा करोगे तो ATE कुछ नहीं होता है। यहाँ पे इसको उल्टा करोगे TEA, है ना, तो TEA करोगे, इसको उल्टा करोगे तो आपको क्या बन जाएगा, TEA, है ना। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे T, है ना, मतलब TE हो जाएगा। तो TE क्या होता है भाई, TE क्या होता है, चाय। तो चाय क्या होती है, गर्म, है ना। तो चाय क्या होती है, गर्म होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा TEA। तो C इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना, TEA, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न या विषम शब्द चुनिए, मतलब भिन्न या विषम मतलब जो अलग है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, भिन्न या विषम बोलते हैं, जो अलग होता है। तो ये देखो अपराध का आरोप बोल रहा हूं, यहाँ पे बोल रहा है नाटा का लंबा, तो विलोम शब्द है। गरीब का अमीर, ये भी विलोम शब्द मतलब जो विपरीत या उल्टे होता है ना। यहाँ पे देखो हल्का का भारी, तो हल्का का विलोम शब्द भारी है, गरीब का विलोम शब्द अमीर होता है, नाटा का विलोम शब्द लंबा होता है, लेकिन अपराध का विलोम शब्द क्या होता है, निरपराध होगा। तो यहाँ पे आरोप लिख दिया, तो यही इसमें क्या हो गया, अलग हो गया, भिन्न हो गया, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है वो, देखो यहाँ पे लिखा हुआ भाई 4, ये यहाँ पे 4 है, अगर दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और 3 किसका, 2 का स्क्वायर है, 3 किसका स्क्वायर, ये 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो 3 और 2 की गुणा करें तो 3 दूनी 6, तो हमें ये मिल रहा है। ये देखो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 6 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो 6 और 4 और 3 4 का मतलब 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो 4 3 12, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 मिल रहा है। ऐसे यहाँ पे 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। अब यहाँ पे जो हमने क्या रखना था, 25 रखना था, क्योंकि 25 किसका स्क्वायर है, 5 का। तो 4 5 20 आ जाएगा, तो 25 होना चाहिए था यहाँ पे। तो 25 यानी कि बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखना, दिए गए कथनों का अध्ययन कर सही निष्कर्ष चुनिए। दिए गए कथनों का अध्ययन कर सही निष्कर्ष चुनिए। सभी भालू शेर हैं।
देखो क्या होता है, जो कथन होता है, कथन को देखकर, कथन को पढ़कर आपको चित्र बनाना है और चित्र को देखकर आपने निष्कर्ष के आंसर बताना है। सभी भालू शेर हैं, तो सभी भालू शेर है, ये समझ लो हमने क्या बना दिए, भालू बना दिए। और सभी भालू क्या है, शेर। तो सभी भालू को किसमें बना दिया हमने, शेर में बना दिया। फिर कहना सभी शेर गाय हैं, तो सभी शेर को क्या बना दिया हमने, गाय बना दिया। तो सभी शेर क्या बन गए, गाय बन गए। अब इसको देख के हमने निष्कर्ष निकालना कि सभी भालू गाय है, सभी भालू गाय है, तो सभी भालू गाय है, तो बिल्कुल एकदम सही बोल रहा है, तो ये सही हो गया। सभी गाय भालू है, तो सभी गाय भालू है, तो ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। क्यों, याद रखना, जब अंदर से बाहर की तरफ को बोलेगा, तो अंदर से बाहर की तरफ को अगर सभी बोलेगा तो सही होता है आंसर, लेकिन बाहर से अंदर की तरफ को बोलेगा तो सभी बोलेगा तो आंसर गलत होता है, और कुछ बोलेगा तो सही होता है। एक दूसरी चीज ध्यान रखना, जब अंदर से बाहर की तरफ को बोलेगा तो कुछ बोलेगा तो भी सही माना जाता है, और सभी बोलेगा तो भी सही माना जाता है। लेकिन अगर बाहर से अंदर की तरफ को बोल रहा है तो कुछ बोलेगा तब तो आपका सही होगा, लेकिन अगर सभी बोलेगा तो गलत हो जाएगा। देखो कैसे, कि सभी भालू गाय है, तो सभी भालू गाय है, तो अंदर से बाहर की तरफ को बोला है, तो सभी भालू गाय है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ बोला सभी गाय भालू है, तो सभी गाय भालू है, तो बाहर से अंदर की तरफ को बोला तो कुछ बोलता तब सही होता है, लेकिन सभी बोला तो इसलिए गलत। तो केवल पहला सही है, तो केवल पहला निष्कर्ष क्या है, सही है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दी गई पासे की दो स्थितियों में तीन के विपरीत क्या होगा। दी गई पासे की दो स्थितियों में तीन के विपरीत क्या होगा। देखो भाई, यहाँ पे एक लिखा है, यहाँ पे दो लिखा है, यहाँ पे तीन लिखा है, यहाँ पे चार लिखा है, यहाँ पे पांच लिखा है, और यहाँ पे छह लिखा है। तो सारी के सारी संख्या देखो, यहाँ पे हमने पहले पहचान कर दी कि क्या ये मानक पासा है। मानक पासे की पहली शर्त क्या है, कोई भी संख्या दोनों पासों में एक से ज्यादा बार नहीं दिखनी चाहिए। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह सब एक एक बार आया है। दूसरी बात, अगल बगल की संख्याओं का योग सात नहीं आना चाहिए, तो मानक पासा होता है। देखो 6 और 2 8 आ रहा है, यहाँ पे 6 और 4 10 आ रहा है, और यहाँ पे 4 और 2 6 आ रहा है, मतलब किसी दो को जोड़ के 7 नहीं आना चाहिए। तो ये मानक पासा, जो मानक पासा होता है उनके आमने सामने की फलकों पर बनी संख्याएं 7 के बराबर होता है। तो 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 4 होगा, तभी तो आप 4 और 3 को जोड़ोगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, तो 4 हो जाएगा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घड़ी में 9:10 का समय हो रहा है, जल में इसका प्रतिबिंब देखने पर समय क्या दिखाएगा। तो इसको तो चित्र में भी बता सकते थे, लेकिन मैं इसकी आपको जो है ट्रिक बता रहा हूं। आपको क्या करना है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 18:30 में से जो टाइम होगा दिया उसको माइनस कर देना। जो भी आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा, है ना, जब जल में प्रतिबिंब देखते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 9:10 दे रखा है, तो 18 में से माइनस करो, तो 18 में से 9 गया तो 9 आ जाएगा, 30 में से 10 गया तो 20 आ जाएगा, तो 9:20 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। तो ये ट्रिक है इसकी, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या हो सकता है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या हो सकता है, प्रश्न भी बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना आप लोग कि 3 के साथ अगर आप 11 जोड़ते हो तो 14 आ रहा है, 14 के साथ फिर 11 जोड़ते हो तो 25 आता है, 25 के साथ फिर 11 जोड़ते हो तो 36 आता है, 36 के साथ फिर 11 जोड़ते हो तो 47 आता है। मतलब कुल मिला के हर नंबर पे 11 जुड़ रहे हैं। जब हर नंबर पे भाई 11 जुड़ रहे हैं तो स्टार्टिंग में क्या था, 3। तो इसका मतलब ये जो नंबर होगा, ये सारे के सारे जो नंबर होंगे, मतलब ये सारे के सारे नंबर ऐसे होंगे कि अगर उन नंबर में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो उसमें 11 का भाग जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर हम 47 को लेंगे, 47 में से अगर हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, ये 45, और 45 में हम 3 का भाग देंगे, 45 में सॉरी 11 सॉरी यहाँ पे देखो आपका कितना था, 47 था, है ना। तो 47 में से हम अगर 3 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 44 बचेगा, और 44 में हम 11 का भाग देंगे तो 11 चौक 44 आ जाएगा आपका, 11 पूरा भाग। यहाँ पे किसी में भी देख लो, 36 में से अगर हम 3 को निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 33, और 33 में 11 का भाग जाएगा। तो ऐसे ही ये नंबर भी होंगे, क्योंकि 11 के गुणज में आएगा, लेकिन उसमें 3 ही एक्स्ट्रा होगा, ये 3, क्योंकि और तो सारे 11 जुड़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप इसमें से 3 निकाल दोगे तो आपका कितना बचेगा, मतलब 1100, मतलब ये बचेगा 1109 बच जाएगा। अब 1109 बच जाएगा तो उसमें आपका क्या है, 3 का भाग नहीं जाएगा। इसके बाद इसमें से 3 निकालेंगे तो उसमें 3 का भाग जाएगा, इसमें से 3 निकालेंगे तो 1110 जाएगा, उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। इसमें से अगर आप 3 निकालोगे तो आपका 1111 हो जाएगा, और इसमें 11 का भाग तो 11 11 दोनों में चल जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। 31 क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना आपको, ठीक है। और किस काल का है, ये कत्यूरी काल का है, ठीक। देखो ऑप्शन ये देखना कि व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान दी, किसने दी थी भूमि दान, इसके लिए त्रिभुवन राजदेव, त्रिभुवन राजदेव ने व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान दी, ठीक है। और यही त्रिभुवन राजदेव वही व्यक्ति है जिसने किरातों से संधि की। किरातों से संधि करने वाला राजा कौन है, तो ये आपका त्रिभुवन राजदेव है, ठीक। पद्मदेव के बारे में देखना, यहाँ पर पद्मदेव ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी। तो अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान देने वाला कौन है, तब आपका आंसर हो जाएगा पद्मदेव, ठीक है। और त्रिभुवन राजदेव ने क्या किया था, एक तो किरातों से संधि की थी, दूसरा व्याघ्रेश्वर मंदिर के लिए भूमि दान दी, ठीक है।
अगला देखना कि भूमि मापन अधिकारी। देखो कत्यूरी काल में भूमि मापन अधिकारी जो था उसे बोलते थे प्रमावतार, ठीक है, प्रमावतार बोला जाता था उसे। बर्मपाल क्या होता था? बर्मपाल, देखो बर्मपाल क्या होता था? बर्मपाल होता जो सीमावर्ती रास्ते होते थे उसकी निगरानी के लिए, सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों की निगरानी के लिए कौन करता था? सीमावर्ती मार्ग में जो व्यक्तियों के आवागमन आने जाने के जो निगरानी रखता था वो रखता था आपका बर्मपाल, ठीक है। जबकि भूमि मापन अधिकारी प्रमावतार कत्यूरी वंश में था। तीसरा देखना कि भूमि अभिलेख रखने वाला। देखो भूमि अभिलेख रखने वाला कत्यूरी काल में उसे बोलते थे उपचारिक, उपचारिक, ठीक है, या फिर पट कोषचारिक, पट कोषचारिक, ठीक है। अच्छा, महासंधि विग्रही कौन था कत्यूरी काल में? ये था विदेश मंत्री, विदेश मंत्री को बोला जाता था महासंधि विग्रही, विदेश मंत्री को बोला जाता था। तो यानी कि पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा आपका सही हो जाएगा। पशुओं से दुग्ध आदि निकालने का कार्य कत्यूरी काल में कौन करता था? आभीर, ठीक है। जो पशुओं से दूध निकालने का कार्य करता था वो करता था आपका आभीर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 32। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है, ठीक है। तो यहाँ देखना रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल रचना किसकी? देखो ये रचना है डब्ल्यू फ्रेजर की, डब्ल्यू फ्रेजर, ठीक है। हैमिल्टन ने कौन सी? किंगडम ऑफ नेपाल, किंगडम ऑफ नेपाल, नेपाल नामक पुस्तक किसने लिखी है? हैमिल्टन ने। जबकि रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल पुस्तक लिखते हैं डब्ल्यू फ्रेजर, ठीक है। चंदकाल में टटवाल नामक अधिकारी का कार्य दूध दही मक्खन। देखो चंदकाल में एक अधिकारी होता था टटवाल, ठीक है, और इसका काम क्या होता था? दूध दही और एवं मक्खन दरबार में पहुंचाना, ये इसका कार्य था भाई। यानी कि दूसरा सही हो जाएगा, पहला गलत है, दूसरा सही है। तीसरा देखना चंदकाल में लेखक को देकर। देखो चंदकाल में लेखक को देकर था साहूकर, साहूकर होता था जो कि लेखक को देकर था, ठीक है। जबकि डालाकर क्या होता था? डालाकर होता था कि जो सयाना होते थे, सयाना गांव में सयाना होते थे, उनको दस्तूर के रूप में अनाज दिया जाता था, ठीक है। किस कर के तहत? डालाकर था। और ये डालाकर क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि ये इसलिए किसके लिए देते थे? ये आपका सयाना को दिया जाता था दस्तूर के रूप में अनाज, ठीक है। तो यानी कि आपका दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। चौथा देखना स्यूक कर चंद काल में राजा के सेवकों के लिए लिया जाता था, ठीक है। यानी कि 1 और 4, 2 और 4 सही है, 3 और 1 गलत हो जाएगा। चलो यानी कि क्या छाड़ना है यहाँ पर? निम्नलिखित में से गलत, गलत यानी कि 1 और 3, 1 और 3 गलत हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो आज आवाज़ कम आ रही होगी, इसका कारण ये कि थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए जो भी होगा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 33। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए, ठीक है, गलत कथन चुनना आपको। कुमाऊं बाबर खेतियार न्यास निधि कब का है? ये 1906 का, ठीक है भाई। तराई क्षेत्र में पटवारी व कानूनगो की नियुक्ति के नियम कब बने थे? 1897 में। और लागू कब हुए? लागू हुए थे ये 1906-07 में, ठीक है, तो ध्यान रखना। तराई क्षेत्र में पटवारी व कानूनगो की नियुक्ति के नियम कब बने थे? 1897 में। लागू कब हुए? 1906-07 में, ठीक है। तराई क्षेत्र में चराई के नियम, तराई क्षेत्र में चराई का नियम 1909 में बनाया गया। जबकि गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तराई क्षेत्र में भूमि संबंधी सिलिक कानून 1972 में लागू किया गया, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से राज्य वाद्य यंत्र से संबंधित गलत कथन का चयन करना आपको, ठीक है। यहाँ पहला देखना कि भंडारी समिति की सिफारिश पर 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया, ठीक है भाई। कौन सी समिति के तहत? भंडारी समिति। भंडारी समिति का संबंध किससे है? राज्य वाद्य यंत्र से। 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। इसे मंगल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, ठीक है। देखो ढोल सागर में, पहला तो सही हो जाएगा, ढोल सागर में ढोल वादक की 4 प्रमुख शैली है, ठीक है। तो 4 कौन कौन सी है? एक है अमृत, ठीक है, सिंधु, राजी और मेहयानी, मेहयानी, ठीक है। तो ढोल सागर में ढोल वादन की कितनी शैलियाँ है? 4, अमृत, सिंधु, राजी और मैसानी, ठीक है। दूसरा भी सही हो जाएगा आपका। तीसरा देखना नौबत या फिर
निमति, ठीक है, सबसे प्राचीन ताल है। देखो ढोल में कई प्रकार की ताल होती है, ठीक है, तो नौमत कैसी ताल है, सबसे प्राचीन ताल है, ठीक है भाई। जब पर्वतीय क्षेत्र में बारात पहाड़ी मार्गों से जाती है तब इसका प्रयोग किया जाता है। देखो भाई, जब यहाँ तक तो ठीक है कि सबसे प्राचीन ताल कौन सी है, नौबत ताल या निमति, लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात जाती है तो उस समय कौन सी ताल बजाई जाती है, तो रहमानी ताल। कौन सी ताल बजाई जाती है, रहमानी ताल, ठीक है, रहमानी ताल। रहमानी ताल कब बजाई जाती है, जब पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात जाती है तब जाके रहमानी ताल बजाई जाती है। नौमत ताल जो नौमत ताल है ये प्राचीन ताल है, इसे रात्रि के अंतिम पहर पर बजाया जाता है। रात्रि के अंतिम पहर पर कौन सी ताल बजाई जाती है, नौबत ताल, ठीक है। और पहाड़ी मार्ग जब बारात जाती है तो कौन सी ताल, रहमानी ताल, ठीक है। चलो चौथा देखना, बड़े ताल। बड़े ताल प्रत्येक शुभ कार्य को प्रारंभ करते समय बजाया जाता है, ठीक है भाई। बड़े ताल जो है वो तब बजाया जाता है जब शुभ कार्य होता है, उसको शुरुआत करने के लिए बड़े ताल बजाई जाती है। तो ध्यान रखना ये 3 ताल है, बड़े ताल, नौबत ताल और रहमानी ताल, ठीक है। रहमानी ताल पर्वतीय क्षेत्र में जब बारात जाती है। नौबत सबसे प्राचीन है और रात्रि के अंतिम पहर पर इसे बजाया जाता है, बड़े ताल शुभ कार्य के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर क्या जानना है आपको, निम्नलिखित में से राज्यवादियों से संबंधित सही कथन। देखो पहला सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा गलत हो जाएगा, चौथा, यानी कि 1 2 4 ऑप्शन बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद किसने किया था, हरिराम त्रिपाठी ने, ठीक है भाई। शुद्ध साहित्य समिति का स्थापना की थी आपकी 1913 और स्वामी सत्यदेव के द्वारा की गई थी, किसकी, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना, ठीक है। स्वामी विचारानंद, इन्होंने देहरादून से एक पत्र निकाला था, अभय पत्र देहरादून से निकालने वाले स्वामी विचारानंद, ये 1922 में निकलता है देहरादून से, ठीक है। चलो, भारत माता का सच्चा सपूत, ये कहा गया है राम सिंह धोनी को कहा गया है, ठीक है, राम सिंह धोनी, ठीक है। भारत माता का सच्चा सपूत कहा गया है राम सिंह धोनी को, जबकि हरगोविंद पंत को बोला जाता है लोकनायक, इसको नाम दिया गया है हरगोविंद पंत को, ठीक है। बाकी विधान परिषद में प्रतिनिधि भेजे जाने का अधिकार कुमाऊं कमिश्नरी को कब मिला था, 1921 में, ठीक है। तो आपका पहला सही हो जाएगा और चौथा सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 4, बाकी गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको, ठीक है। तो पहला देखना यहाँ पर, ऊंटी बैंक डकैती कांड कब का, ये 1933 का, ठीक है, 1933 का ये। लेकिन इससे जुड़े हैं आपके बच्चू लाल भट्ट, ठीक है। इंद्र सिंह गढ़वाली मद्रास बम कांड से जुड़े हैं, मद्रास बम कांड से कौन जुड़े हैं, इंद्र सिंह गढ़वाली, जबकि बच्चू लाल भट्ट ऊंटी डकैती कांड से जुड़े हैं। और एक और ध्यान रखना, गडोदरिया डकैत कांड, ये जुड़ा है आपका 1930 में, इससे जुड़े हैं आपके कौन, भवानी सिंह रावत, ठीक है। तो ध्यान रखने तीनों चीज़ें, एक ऊंटी बैंक डकैती कांड 1933 में होता है, बच्चू लाल भट्ट इससे जुड़े हैं, मद्रास बम कांड ये भी 1933 में होता है और इससे जुड़े हैं आपके इंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है। और गडोदरिया डकैत कांड से जुड़े आपके भवानी सिंह रावत 1930 में होता है, ठीक। चलो दूसरा देखना, कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक। देखो कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह के नायक है प्रताप सिंह नेगी को कुमाऊं में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के नायक के रूप में जाना जाता है, जबकि जगमोहन सिंह, ठीक है, जबकि जगमोहन सिंह राज्य के प्रथम सत्याग्रही है। राज्य के प्रथम सत्याग्रही कौन है, जगमोहन सिंह नेगी, ठीक। बाकी एक ध्यान रखने एक और चीज़ कि प्रथम महिला जिन्होंने खुद को सत्याग्रह घोषित किया तो वो है आपकी भागीरथी देवी, ठीक है, भागीरथी देवी। चलो, स्वतंत्रता सेनानी सी देखना, स्वतंत्रता सेनानी मोहनलाल मातृभूमि का सत्यनिष्ठ सेवक किसने कहा था, शांतिलाल त्रिवेदी, यानी कि ये सी सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी आज़ाद हिंद फौज में सिपाही जिसका संबंध इम्फॉल मोर्चे से है, इम्फॉल मोर्चे से संबंध किसका है भाई,
वीर केसरी चंद का, वीर केसरी चंद का संबंध आज़ाद हिंद फौज में थे, तो इम्फॉल मोर्चे में ये गए थे ठीक है, जिसका संबंध है इम्फॉल मोर्चे से, यानी कि सी सही हो जाएगा, बाकी सारे गलत हैं, ठीक है। पीसी रतूड़ी, ये सुभाष चंद्र बोस के क्या थे, कमांडर थे, और सरदार ए जंग की उपाधि मिली इन्हें, सरदार ए जंग की उपाधि मिली, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से पूर्वांचल महिला सुधार सम्मेलन अल्मोड़ा में अध्यक्षता की थी, देखो इसकी अध्यक्षता की थी दुर्गा देवी पंत, ठीक है। मालती देवी 1942 की क्रांति से संबंधित है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मालती देवी ने 1942 की क्रांति के समय इन्होंने देव सेवक संगठन था एक, उसके नीचे रहकर इन्होंने रेल पटरी को बहुत नुकसान पहुंचाया था, यानी कि 1942 की क्रांति से कौन जुड़ी है, मालती देवी। तुलसी देवी वो जिन्होंने एक नारा दिया था, रोहो नहीं आगे बढ़ो, पूछा गया क्वेश्चन है, आगे बढ़ो, किसने दिया था ये नारा, तुलसी देवी ने, ठीक है, रोहो नहीं आगे बढ़ो। बाकी विष्णु देवी साहब वो है जिन्होंने सबसे पहले अल्मोड़ा नगर पालिका भवन में झंडा फहराने का कार्य किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखना, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। पहला देखना, गढ़वाल कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में कागजों का वर्णन किसने किया है, वाल्टन, ठीक है भाई, पहला सही है। भवाली सैनिटोरियम की स्थापना 1912 में हुई, ये भी ठीक है। समाज पत्र राम प्रसाद बहुगुणा ने निकाला था 1942 में, और ये निकलता था आपका चमोली से निकाला गया, ठीक है। जबकि दाद नामक पत्र जो है, दाद नामक पत्र लोकेश नवानी के द्वारा निकाला गया है, दाद लोकेश नवानी के द्वारा कौन सा पत्र निकाला गया, देहरादून से, दाद 2001 में, ठीक है। कहाँ से निकाला गया था ये, देहरादून से। तो यहाँ पर आपको क्या छाड़ना है, यहाँ पर गलत छाड़ना है भाई आपको, ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो बाकी सुरेंद्र दत्त भट्ट ने भी एक पत्र निकाला था, सुरेंद्र दत्त भट्ट, इन्होंने निकाला था गढ़ रेबार पत्र, ठीक है, ध्यान रखना, उत्तरकाशी से गढ़ रेबार पत्र, उत्तरकाशी से निकाला था 1973 में, ठीक है, उत्तरकाशी से। तो ध्यान रखने सारी चीज़ें ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए, ठीक है, सही कथन चुनना है आपको। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि गढ़वाली ठाठ, एक कविता है गढ़वाली ठाठ, इसका प्रकाशन गढ़वाली पत्र में, देखो गढ़वाली पत्र में नहीं हुआ था, गढ़वाली ठाठ का जो प्रकाशन हुआ था ये आपका विशाल कीर्ति पत्र जो है, ठीक है, 1913 में निकलता है सदानंद कुकरेती के द्वारा, ठीक है, इनके द्वारा निकाला गया था। तो विशाल कीर्ति नामक पत्र में गढ़वाली ठाठ नामक कविता इसने लिखी थी सदानंद कुकरेती में। गढ़वाली पत्र में उठो गढ़वालियों नामक कविता किस पत्र में लिखी गई थी, छापी गई थी, गढ़वाली पत्र में, उठो गढ़वालियों, सत्यप्रसाद रतूड़ी के द्वारा, ठीक है, सत्यप्रसाद रतूड़ी। चलो बाल साहित्य आधारित एक पत्र है नटखट पत्र, इसको निकालने वाले कौन है, मदन मोहन अग्रवाल, ठीक है, और ये निकलता था 1935 में निकाला गया, ठीक है। बाल साहित्य आधारित नटखट पत्र है जो कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम, देखो कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम का किस पत्र में कहा गया है, शक्ति नामक पत्र में कुली बेगार आंदोलन को स्वाधीनता का संग्राम कहा गया है, ठीक है। बाकी हृदय पत्र, इसका जो उद्देश्य था भाई, हृदय पत्र का उद्देश्य था कांग्रेस आंदोलन को विफल करना, कांग्रेस का जो आंदोलन होते थे हमारे राज्य में उसको विफल करने के लिए कौन सा पत्र निकाला गया था, हृदय पत्र, ठीक है। बाकी शक्ति समाचार पत्र निकाला जाता था, शक्ति समाचार जो पत्र है ये निकाला जाता था भाई, शक्ति समाचार पत्र आपका देशभक्ति प्रेस से निकाला जाता था, ठीक है, देशभक्ति प्रेस से कौन सा पत्र निकलता था, आपका शक्ति नामक पत्र, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही कथन छानना, सही क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन यानी कि केवल 2, ऑप्शन बी, ठीक है, केवल 2। चलो आज थोड़ा ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि बोला नहीं जा रहा है, ठीक है, थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसलिए जितना भी होगा आप एडजस्ट कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 40,
निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। उत्तरांचल परिषद का गठन 1972 में, ठीक है भाई। उत्तरांचल राज्य परिषद 1979, ठीक है। उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति कब बनती है? 1989 में। तो यहाँ पर गलत क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी, यूकेडी के प्रथम विधायक जिसने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पृथक राज्य प्रस्ताव रखा, देखो उसका नाम काशी सिंह ऐरी नहीं है, ठीक है। जसवंत सिंह बिष्ट। जसवंत सिंह बिष्ट वो व्यक्ति है जिन्होंने 1990 में प्रथम विधायक जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में क्या रखा था? पृथक राज्य उत्तराखंड का एक प्रस्ताव रखा था। काशी सिंह ऐरी भी आपके यूकेडी से संबंधित है। देखो 1987 में यूकेडी का विभाजन हो जाता है। देखो यूकेडी बनती कब है? 1979 में, 79 में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि 87 में इसका क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। और जब विभाजन होता है 1987 में, तो यूकेडी के अध्यक्ष किसे बनाए जाते हैं? काशी सिंह ऐरी, ठीक है। अध्यक्ष बनते हैं काशी सिंह ऐरी। बाकी जसवंत सिंह बिष्ट 1990 में विधानसभा में रखने वाले पहले व्यक्ति है। चलो देखो निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको, ठीक है। रामपुर तिहारी कांड, ठीक है, जिसे मुजफ्फरनगर कांड भी बोलते हैं। मुजफ्फरनगर कांड, इसे ही रामपुर तिहार कांड भी बोलते हैं। के लिए गठित समिति, देखो इसके लिए जो गठित समिति थी होती नेगी समिति। तो नेगी समिति का संबंध किससे है? रामपुर तिहार कांड के लिए गठित समिति। विनोद बर्तवाल समिति 1994 में बनती है, 1994। और इसका जो कार्य था, इन्होंने पृथक राज्य के लिए सुझाव देना था कि पृथक राज्य जो हमारा बनेगा, ठीक है, उसके लिए सुझाव देने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? विनोद बर्तवाल कमेटी। बाकी दूसरा देखना, राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देखो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब हमारा राज्य बना राजनाथ सिंह उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे जब हमारा राज्य बना। और अटल बिहारी उस समय प्रधानमंत्री थे। यानी कि केंद्र में किसकी सरकार थी? अटल बिहारी की। और राज्य में उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 लोकसभा में प्रस्तुत, देखो लोकसभा में प्रस्तुत होता है ये 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत होता है। फिर जाके 1 अगस्त 2000 ईस्वी को लोकसभा से क्या होता है? पारित होता है। लोकसभा से पारित कब हुआ? 1 अगस्त 2000 को। जबकि लोकसभा में बिल कब रखा गया? 27 जुलाई 2000 ईस्वी को। लोकसभा से पारित 1 अगस्त, राज्यसभा से पारित 10 अगस्त 2000 को। राष्ट्रपति ने साइन किए थे 28 अगस्त को, ठीक है। चलो डी ऑप्शन देखना, संसद ने उत्तरांचल विधेयक नाम परिवर्तन, कब का ये नाम परिवर्तन? 2006 का, ठीक है। यानी कि जो नाम परिवर्तन विधेयक आया था, तो इस विधेयक 2006 में इसको पारित कब किया गया? 21 दिसंबर 2006 को इसको पारित किया गया। और लागू कब हुआ ये? 1 जनवरी 2007। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड पड़ा, 1 जनवरी 2007। विधेयक कब का है? 2006 का। लागू कब, इसे पारित कब किया गया? 21 दिसंबर 2006 को। तो यहाँ पर आपको सही कथन छानना है। देखो ये भी गलत हो जाएगा ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गलत कथन चुनना है आपको, ठीक है। राजधानी की स्थापना के लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी शहीद हुए थे। कहाँ शहीद हुए थे? देवरियाताल नहीं, बैनीताल चमोली में शहीद हुए। कब? 2004 में। इन्होंने भूख हड़ताल की थी, ठीक है, 2004 को बैनीताल में शहीद हुए, ठीक। 38 दिन तक ये भूख हड़ताल पर रहते हैं, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है बैनीताल चमोली में, ठीक है। चलो कौशिक समिति ने उत्तराखंड में 3 मंडल बनाने की सिफारिश की, ठीक है भाई। स्थायी राजधानी के लिए गठित समिति, देखो स्थायी राजधानी के लिए गठित समिति दीक्षित आयोग। देखो स्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन 2001 में होता है, ठीक है। स्थायी राजधानी चयन आयोग एक आयोग बनता है 2001 में। 2003 में इस आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र दीक्षित को बनाया जाता है, इसलिए ये दीक्षित आयोग का बनता है 2003 में। और जब ये 2003 में बनता है दीक्षित आयोग, तो ये अपनी रिपोर्ट सरकार को 2008 में सौंपती है। 2008 में अपनी रिपोर्ट सौंपी सरकार को दीक्षित आयोग ने। और इस दीक्षित आयोग ने स्थायी राजधानी के लिए 5 शहरों का नाम बताए, 5 शहरों को उपयुक्त बताए। 5 शहर कौन कौन से थे? देखो देहरादून, रामनगर, ऋषिकेश, काशीपुर और एक आपका हो जाएगा गैरसैंण, ठीक है ठीक है। दीक्षित आयोग ने 5 शहरों का चयन किया था स्थायी राजधानी के लिए, लेकिन इन 5 में भी सबसे उपयुक्त माना है दीक्षित आयोग ने देहरादून और काशीपुर को, कि ये आपकी राजधानी बनाने के लिए सही है, ठीक है।
चलो, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा 4 मार्च 2020 को हुई थी। ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्या छानना था आपको? गलत छानना था आपको, तो गलत आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कोका कोला प्लांट, देखो यहाँ पे समझना, कोका कोला प्लांट के विरोध में कोका कोला प्लांट के विरोध में शुरू हुआ था, तो कौन सा आंदोलन था? छरबा आंदोलन। ये कब हुआ था? 2013 में। नेतृत्व किसने किया था इसका? रोमी राम जसवाल ने। विकास नगर में होता है ये छरबा आंदोलन, ठीक है, कोका कोला प्लांट के विरोध में। कहाँ हुआ ये आंदोलन? विकास नगर, ठीक है, 2013 में। अन्ना हजारे भी बाद में इस आंदोलन से जुड़ते हैं। हैवल घाटी आंदोलन, देखो हैवल घाटी, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। हैवल घाटी आंदोलन था, ये टिहरी में चूना पत्थर की अवैध खादन से संबंधित था। टिहरी में था ये, टिहरी में हुआ, ठीक है। और चूना पत्थर की जो अवैध चूना पत्थर की अवैध खान के लिए कौन सा आंदोलन चलाया था टिहरी में? हैवल घाटी आंदोलन। सी देखना, कोटा खर्रा आंदोलन। देखो कोटा खर्रा आंदोलन क्या था? ये तराई क्षेत्र में सीलिंग कानून लागू कराकर भूमिहीनों को भूमि वितरण कराना, भूमिहीनों को, जिनके पास भूमि नहीं है भूमि वितरण कराना, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य था, किसका? कोटा खर्रा आंदोलन का, ठीक। घासपट्टी आंदोलन 1906-7 में होता है गढ़वाल में, ठीक है, गढ़वाल में होता है। इसका नेतृत्व बलवंती देवी, भरोसा राम आदि ने किया था, ठीक। चलो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 44। निम्नलिखित में से किसके तहत निःशुल्क डाक पहुंचाना होता था? ठीक है, किसके तहत होता था ये? ऑप्शन सी, हलक बेगार का संबंध क्या था? कि निःशुल्क डाक पहुंचाना, ठीक है। बाकी कुली बेगार, कुली उतार तो आपको पता ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 45। चलो, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती? देखो राज्यपाल के द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती भाई? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? राज्यपाल की सलाह पर। और भारत का जो उच्चतम न्यायालय है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी सलाह पर और राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। बाकी महाधिवक्ता की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करेगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त की भी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। निम्नलिखित में से गलत कथन छानना है। देखो उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता, और वो भी अंतरिम, देखो अंतरिम पूछे तो एल.पी. नैथानी, पहले ललिता प्रसाद नैथानी, पूरा नाम क्या है? ललिता प्रसाद नैथानी, ये हमारे महाधिवक्ता थे, लेकिन कब? अंतरिम सरकार के। और मेहरबान सिंह नेगी निर्वाचित सरकार के प्रथम महाधिवक्ता है। निर्वाचित सरकार के प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी, जबकि अंतरिम सरकार के एल.पी. नैथानी। तो पहला ही आपका गलत हो गया भाई, ठीक है। बाकी वर्तमान में कौन है महाधिवक्ता हमारे राज्य में? तो वर्तमान में आपके बाबुलकर, ठीक है। राज्य के प्रथम एंग्लो इंडियन कौन है? रसेल वैलेंटाइन गार्डन, ठीक है, गार्डनर। राज्य के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? काजी मोहिदुद्दीन, ठीक है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम रजिस्ट्रार कौन थे? GCM रावत, ठीक है। बाकी पहला गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना 47। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आपको, ठीक है। गढ़वाल चलो भाई देखो,
गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रथम सांसद कौन थे? भक्त दर्शन। ठीक है, पहला सही हो गया आपका। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? देखो ये हो जाएगा आपका S.H. कपाड़िया। ये हमारे उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और भारत के मुख्य न्यायाधीश, पहले राज्य के पहले व्यक्ति, पहले मुख्य न्यायाधीश जो भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने हैं। ठीक है, तो यानी कि आपका सही हो जाएगा पहला, बाकी सारे गलत है। राष्ट्रपति शासन के समय H.S. कपाड़िया मुख्य न्यायाधीश थे, गलत। ठीक है, जोसेफ या जोजेब इस समय क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे। राष्ट्रपति शासन जब लगा 2016 में, तो उस समय उस समय कौन थे? जोजेब। ठीक है, KM जोजेब, पूरा नाम क्या हो जाएगा? KM जोजेब। ठीक है, चलो। नैनीताल राजभवन की नींव 1900 में नींव कब पड़ी? 1897 में इसकी नींव पड़ी और उद्घाटन इसका कब होता है? 1900 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। 48, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। देखो, राज्य के प्रथम शिक्षा सचिव है N. रविशंकर थे। N. रविशंकर राज्य के कौन थे? ये प्रथम शिक्षा सचिव थे, N. रविशंकर। ठीक है, आपके S.H.A. रजा राज्य के प्रथम लोकायुक्त है। प्रथम लोकायुक्त, अगर प्रथम लोकायुक्त पूछे आपसे तो क्या होगा इसका आंसर? S.H.A. रजा। ठीक है, चलो। राज्य योजना आयोग के तर्ज पर सेतु का गठन 2022 में नहीं होता है, 3 मई 2023 को होता है। ठीक है, सेतु का गठन। राज्य सरकार ने पंचायती राज विधेयक को लागू किया। देखो, पंचायती राज विधेयक देखो पारित कब होता है? पारित होता है आपका 17 मार्च 2016 को पारित हुआ। और लागू कब हुआ भाई? लागू होता है 4 अप्रैल। ध्यान रखने की चीज़ पूछी गई है, 4 अप्रैल 2016 को लागू होता है। पारित कब हुआ? पंचायती राज अधिनियम जो खुद का हमारा था उत्तराखंड राज्य का, 17 मार्च 2016 को इसे विधानसभा में पारित किया गया। और लागू कब हुआ? ये 4 अप्रैल 2016 को। ठीक है, बाकी सही इसका ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन डी इसलिए हो जाएगा, राज्य विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित। देखो 1 नवंबर 2011 को लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सही मिलान करें। ठीक है, सही मिलान करना भाई आपको। देखो, उत्तराखंड वैष्णवी सुरक्षा योजना ये कब की है? 24 जनवरी 2018 की। ठीक है भाई, इसमें क्या होता है? किट दी जाती है जो आपकी लड़कियां जो माता जिनके गर्भाशय में लड़कियां पैदा होती हैं, यानी कि जो पहली महिला होगी। ठीक है, यानी कि जिनके घर पे लड़की जन्म लेगी तो उनके लिए सरकार इस योजना के तहत क्या देगी? किट देती है, किट, उसकी सुरक्षा के लिए किट दिया जाता है। ठीक है, खिलती कलियां योजना ये 15 अगस्त 2015 को हुई थी और ये कुपोषण से है। कुपोषण 6 वर्ष से नीचे जो आयु के बच्चे हैं उनको कुपोषण से मुक्त कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? खिलती कलियां योजना, 15 अगस्त 2015। लखपति दीदी योजना ये कब की है? ये 4 नवंबर 2022 की। ठीक है भाई, 2025 तक इस योजना का जो उद्देश्य था 2025 तक 1.25 महिलाओं को लखपति बनाना था। ठीक है, 2025। उत्तराखंड कौशल विकास मिशन कब का है? 2013 का, यानी कि 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही मिलान करना है। ठीक है, होप पोर्टल का संबंध देखो रोजगार से भाई। होप पोर्टल 2020 में आता है। ठीक है, समर्थ पोर्टल का संबंध किससे है? उच्च शिक्षा संस्थानों में दाखिले के लिए दीक्षा प्रोग्राम का संबंध शिक्षा से है। और उत्तरा पोर्टल का संबंध किससे? सरकारी विभागों की सूचना प्राप्त करना, यानी कि 1, 2, 3, 4 इसका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखना, अगला क्वेश्चन देखना। यहाँ पर कुछ घाटियाँ दी है। ठीक है, तो ये घाटियाँ बतानी है आपको कि कौन सी घाटी कहाँ पर है। देखो पहली दी है स्कंद घाटी, ठीक है, रुद्रप्रयाग में है। बादल घाटी आपकी हो जाएगी बादल घाटी हो जाएगी आपकी जौनपुर टिहरी में। ठीक है, जबकि चक्राता में है आपका गोरा घाटी। चक्राता में क्या है? गोरा घाटी है। ठीक है, निजमुला घाटी और हापला घाटी ये दोनों कोटद्वार में नहीं है, ये है आपकी चमोली में। ठीक, बोरारो घाटी टिहरी में नहीं है, बोरारो घाटी हो जाएगी आपकी अल्मोड़ा में। तो यानी कि यहाँ पर सही छानना था आपको, सही यहाँ गड़बड़ हो गया, सही छानना था आपको। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी कोटद्वार में है पैनो घाटी। कोटद्वार में कौन सी घाटी है? पैनो घाटी।
पैनो घाटी, ठीक है। गुरुद्वारा में आपकी हो जाएगी पैनो घाटी। और एक और ध्यान रखना, तोता घाटी, तोता घाटी हो जाएगी आपकी ऋषिकेश में, तोता घाटी, तोता घाटी ये हो जाएगी आपकी ऋषिकेश, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। देखो भागीरथी और जलेंद्री घाट इन दोनों का संगम हेलंग घाटी में नहीं होता है, इनका संगम होता है हरसिल, हरसिल उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। हेलंग घाटी में जो संगम होता है अलकनंदा, अलकनंदा और कल्पगंगा, कल्पगंगा का संगम कहाँ पर होता है? हेलंग घाटी में। कुपनी नदी और आटागाड़, आटागाड़ ये दोनों नदियाँ किसकी सहायक है? पिंडर की सहायक है, ठीक है। तो यानी कि पहला दूसरा गलत हो गया। नदी बेसिन के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी नदी, ठीक है भाई। नदी बेसिन के क्षेत्रफल में सबसे बड़ी नदी कौन सी? काली, काली के बाद हो जाएगा अलकनंदा, अलकनंदा, अलकनंदा के बाद हो जाएगी भागीरथी, क्षेत्रफल में बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है, भागीरथी। और भागीरथी के बाद हो जाएगी कोसी नदी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ी नदी काली, काली के बाद अलकनंदा, अलकनंदा के बाद भागीरथी और फिर कोसी नदी, ठीक है। बाकी चौथा देखना, सोमेश्वर, खैरना, बेताल घाट, रामनगर किसके किनारे हैं? कोसी नदी के किनारे। यानी कि 3 और 4 आपका सही हो जाएगा, बाकी 1 और 2 गलत है, ठीक है। 3 और 4, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, धफीला क्षेत्र जो कि कहाँ पड़ता है? देहरादून में। और खरारी घाटी जो कि कहाँ है? पौड़ी में। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है भाई? ये जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तांबे के लिए प्रसिद्ध है अल्मोड़ा का झिरोली, झिरोली, ठीक है। और फलमती पहाड़ी, पहाड़ी अल्मोड़ा में है। बागेश्वर का तैलीपाटन, तैलीपाटन, ठीक है, ये कहाँ है? बागेश्वर। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? ये प्रसिद्ध हो जाएंगे आपके तांबा के लिए, ठीक है। बाकी आपको ध्यान रखना है, जो आपका चूना पत्थर है इसके लिए आपका मसूरी के पास, मसूरी नहीं, कालसी के पास मंदारम और बारकोट क्षेत्र, ठीक है। मंदारम, मंदारम और बारकोट क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोनों कहाँ हैं? कालसी में, कालसी, ठीक है। बाकी खड़िया खनन के लिए आपको पता है, खड़िया खनन के लिए क्या कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है? कियार कुली और महागांव, कियार कुली और महागांव, ठीक है। मसूरी के पास कियार कुली और महागांव, महागांव किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? खड़िया के लिए, ठीक है। चलो बाकी नैनीताल, नैनीताल में सबसे बड़ा भूकंप कब आता है? देखो नैनीताल में सबसे बड़ा भूकंप आया था, भूस्खलन आया था 18 सितंबर 1880 को, ठीक है, ठीक। बाकी 11 अगस्त 1988 में ऊखीमठ रुद्रप्रयाग में भूस्खलन आया था। अगस्त 2010 में कपकोट भूस्खलन आया था, कपकोट, ठीक है, कपकोट भूस्खलन। कपकोट कपकोट आपका कहाँ पड़ता है? बागेश्वर में, ठीक है। 17-18 अगस्त 1998 को मालपा भूस्खलन, मालपा भूस्खलन, भूस्खलन, और ये पिथौरागढ़ में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना आपको, ठीक है। तो सही कथन यहाँ पे देखना कि कौन सा सही है। यहाँ पे वैज्ञानिक नाम दिए हैं, चलो पहला देखना कि काफल का वैज्ञानिक नाम माइरिका एस्कुलेंटा, ठीक है भाई। चीड़ का वैज्ञानिक नाम पाइनस रॉक्सबर्गी, ये भी ठीक है। बांस का वैज्ञानिक नाम, देखो बांस का वैज्ञानिक नाम किमोनो बमोजा फैलकाटा नहीं है, ये हो जाएगा आपका रिंगोल का वैज्ञानिक नाम। हस्तशिल्प उत्पाद रिंगोल का वैज्ञानिक नाम पूछे तो किमोनो बमोजा फैलकाटा, ठीक है। बांस का क्या है? बांस का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा आपका क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा, क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा, ठीक है। तो ये किसका वैज्ञानिक नाम है? बांस का, क्वार्कस, ठीक है, रॉ होगा यहाँ पे, क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा, ठीक। चलो गलत कथन छाड़ना आपको, गलत आपका सी हो जाएगा भाई, ठीक है। बांस का वैज्ञानिक नाम क्वार्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। स्नो लेपर्ड परियोजना गोविंद वन्य जीव विहार में शुरू की गई है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, ठीक है। और
नई परीक्षावाणी में इसका आंसर दिया है 2009 को शुरू की गई है। ठीक है। और गोविंद वन्य जीव विहार किस नदी क्षेत्र में आता है? टॉन्स नदी के क्षेत्र में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। उत्तराखंड खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना, ये 17 अक्टूबर 2002 को। ठीक है भाई, सही आपका पहला ही हो गया। बाकी उत्तराखंड राज्य का पहला बजट किसने जारी किया? निशंक ने, रमेश पोखरियाल निशंक, 2001। राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति, देखो राज्य की प्रथम औद्योगिक नीति 2001 की है और 2003 में नई औद्योगिक नीति 2003 की है। ठीक है। बाकी उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना 1922 में नहीं, इसकी स्थापना हुई थी 2012 और चार बैंकों को मिलाकर इस उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। चार बैंक कौन कौन से हैं? देखो, नैनीताल अल्मोड़ा ग्रामीण विकास बैंक, ठीक है, दूसरा गंगा जमुना ग्रामीण बैंक, तीसरा अलकनंदा ग्रामीण बैंक और चौथा है पिथौरागढ़ ग्रामीण बैंक। तो ये चार बैंकों को मिलाकर 2012 में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई। देखो 1922 में नैनीताल बैंक की स्थापना होती है, नैनीताल बैंक, और नैनीताल बैंक की स्थापना करने वाले 1922 में गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही मिलान करना है। ठीक है। देखो, लिमचीगाड़ परियोजना भागीरथी नदी पर है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी। दूसरा देखना, राजभक्ति बांध नंदाकिनी नदी पर है, चमोली। ठीक है। मेलखेत हो गया बगोली। ठीक है, मेलखेत बगोली डैम। ठीक है, ये किस नदी पर है? पिंडर नदी पर। लोया हेड परियोजना, ये शारदा नदी पर है भाई, उधम सिंह नगर में। ठीक है, यूएस नगर में। तो यानी कि 1 2 3 4, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। चलो गलत कथन चुनना है। देखो, विलियम डॉलर ग्रास कहा जाता है किसको? झंगोरा को कहा जाता है। देखो, झंगोरा को किस नाम से जाना जाता है? विलियम डॉलर ग्रास। ठीक है, विलियम डॉलर ग्रास के नाम से विलियम डॉलर ग्रास के नाम से झंगोरा को जाना जाता है। देखो, गुमानी पंथ की रचनाओं का संकलन किया था रेवादत्त उप्रेती ने। ठीक है भाई, किस नाम से? गुमानी पंथ नाम से, गुमानी पंथ नाम से कौन करते हैं? रेवादत्त उप्रेती, 1894 में। ठीक है। ठीक है। अंग्रेज राजनीतिक जानवर किसे कहते थे? बद्रीदत्त पांडे को। ठीक है भाई, बद्रीदत्त पांडे को अंग्रेज क्या कहते थे? राजनीतिक जानवर। बाकी भक्त दर्शन ने इन्हें, भक्त दर्शन क्या कहा इन्हें? नरकेसरी। ठीक है, भक्त दर्शन ने किसे नरकेसरी कहा है? तो बद्रीदत्त पांडे को। बाकी इंद्रमणि बडोनी के जन्म पर लोक संस्कृति दिवस, देखो लोक संस्कृति दिवस इनके जन्म दिवस पर 24 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 24 दिसंबर। बाकी 2 सितंबर को कौन सा डे मनाते हैं भाई? 2 सितंबर को बुग्याल दिवस, 2 सितंबर। बाकी 2 सितंबर को आपका गढ़वाली भाषा दिवस भी होता है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? गलत छानना है आपको। ठीक है, तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 59। निम्नलिखित में से सही कथन चुनना। अल्मोड़ा में क्रिश्चियन यंग पीपुल्स सोसाइटी, इसकी स्थापना कौन करता है? विक्टर मोहन जोशी। ठीक है भाई। गढ़वाली कवितावली की रचना तारा दत्त। ठीक है भाई, ये भी ठीक हो जाएगा। तारा दत्त ने एक और लिखी थी सदैई कविता। ठीक है, ये भी किसकी है? तारा दत्त की है। बाकी बम्बई में हिमालय पर्वतीय संघ, बम्बई में हिमालय पर्वतीय संघ किसने बनाया था? राम सिंह धोनी ने। ठीक है भाई। जय हिंद का नारा दिया था इन्होंने, जय हिंद, जय हिंद का नारा देने वाले राम सिंह धोनी। सकलाना क्षेत्र में नागेंद्र वन नाम से वन लगाए थे विश्वेश्वर दत्त सकलानी ने। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। उत्तराखंड के सही मिलान करना है। ठीक है, उत्तराखंड के परंपरागत जल स्रोत, ये पुस्तक किसकी है? पीताम्बर अवस्थी की। ठीक है। नवधन्या संगठन से कौन जुड़ी है? वंदना शिवा, ये भी ठीक है भाई। केदार घाटी के रामपुर न्यालसो
केदारनाथ घाटी के रामपुर न्यालसो क्षेत्र में चिपको आंदोलन किसने चलाया था? केदार सिंह रावत ने। ठीक है, तो ध्यान रखना है। वैसे चिपको आंदोलन चलाने वाली कौन है? गौरा देवी। ठीक है, लेकिन कहाँ पर पूछ रहा है? केदारनाथ घाटी के रामपुर न्यालसो क्षेत्र में। ठीक, बाकी हिमालय पर्यावरण शिक्षा संस्थान, इसको बनाने वाले कौन है? सुरेश भाई। ठीक है, 1995 में। तो यहाँ पर आपका मिलान करना था ना। 1 2 3 4 ऑप्शन ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, सही मिलान करना है। ठीक है, तो सही मिलान करना है भाई आपको यहाँ पर। ठीक, चलो सही मिलान में देखना यहाँ पर प्रेरणा दिवस, प्रेरणा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, जागर संरक्षण दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है। उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। गोविंद बल्लभ पंत के जन्म दिवस पर 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस मनाया जाता है। और उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 12 अगस्त प्रेरणा दिवस, जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर, 10 सितंबर को उत्तराखंड गौरव दिवस और उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा 2-3 और याद रखने भाई आपको, एक लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को और एक उत्तराखंड पहाड़ दिवस। ठीक है, पहाड़ दिवस भी याद रखना आपको, पहाड़ दिवस, पहाड़ दिवस ये 11 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस, संस्कृति दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, बाकी राज्य जल दिवस, राज्य जल दिवस 25 मई को। ठीक है, बाकी आपको पता है कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर, 2 सितंबर को गढ़वाली भाषा दिवस, हिमालय दिवस 9 सितंबर को। ठीक है, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 1 2 3 4 ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है आप। ठीक है, सही कथन, उत्तराखंड का वेद व्यास, देखो उत्तराखंड का वेद व्यास बोलते हैं यशोधर मठपाल को, यशोधर मठपाल। ठीक, हेमंती नंदन को बोलते हैं हिमपुत्र, हिमपुत्र, धरतीपुत्र। ठीक है, नटवर लाल पर्वत पुत्र। ठीक है, और गढ़वाल का चंदन। ये सारे के सारे नाम हेमंती नंदन बोगड़ा को बोलते हैं। गढ़वाल का चंदन, हिमपुत्र, धरतीपुत्र, नटवर लाल और पर्वत पुत्र। ठीक है, यशोधर मठपाल आपका हो जाएगा उत्तराखंड का वेद व्यास। ठीक है, बाकी उत्तराखंड की मदर टेरेसा, उत्तराखंड की मदर टेरेसा बोलते हैं भाई माधुरी शर्मा को, माधुरी शर्मा, माधुरी शर्मा को। ठीक है, नेहा, नेहा तोमर। ठीक है, नेहा लेडी सुल्तान, लेडी सुल्तान नेहा तोमर को बोलते हैं। माधुरी शर्मा को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड की मदर टेरेसा। और नेहा तोमर को बोलते हैं लेडी सुल्तान। ठीक है, बाकी ग्लेशियर लेडी, ग्लेशियर लेडी है शांति ठाकुर, शांति ठाकुर को बोलते हैं ग्लेशियर लेडी। ठीक है, बाकी जलजीत कौर, दलजीत कौर है गोल्डन गर्ल, गोल्डन गर्ल। ठीक, गोल्डन गर्ल। बाकी सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। माउंटेन मैन किसको बोलते हैं? अनिल प्रकाश जोशी को। ठीक है, बाकी सारे गलत है। उत्तराखंड का वेद व्यास यशोधर मठपाल। ठीक है, मंदिर नंदन के बहुत सारे नाम बता दिए मैंने। ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर, दलजीत कौर गोल्डन गर्ल। ठीक है, उत्तराखंड की मदर टेरेसा माधुरी शर्मा, नेहा तोमर लेडी सुल्तान और माउंटेन मैन के नाम से किसे जाना जाता है? अनिल प्रकाश जोशी को। चलो निम्नलिखित में से सही कथन चुनना है। देखो पहला देखना, राज्य महिला आरक्षण विधेयक मंजूरी मिली है 10 जनवरी 2023 को। तो पहला ही आपका सही हो गया भाई। ठीक है, पहला ही सही हो गया। ब्रिटिश गढ़वाल भूगोल, ब्रिटिश गढ़वाल भूगोल लिखी है आलम सिंह राणा, आलम सिंह राणा इन्होंने लिखी है ये ब्रिटिश गढ़वाल भूगोल। जबकि हरिदत्त शास्त्री ने लिखी है गढ़वाल भूगोल। तो कन्फ्यूज मत होना, दोनों में गढ़वाल भूगोल पूछे तो हरिदत्त शास्त्री और ब्रिटिश गढ़वाल भूगोल पूछे तो आलम सिंह राणा। ठीक है, वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स ये लिखी है गिरिराज शाह ने, गिरिराज शाह ने लिखी है आपकी वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स। HR नेविल ने लिखी है नैनीताल गजेटियर्स, नैनीताल गजेटियर्स पूछे आपसे तो किसने लिखी है? HR नेविल। जबकि वंडरिंग इन द वैली ऑफ फ्लावर्स रचना किसकी है? गिरिराज शाह की। ठीक है, बाकी राज्य की प्रथम
महिला जिन्हें देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला, उसका नाम हो जाएगा भाई रेणु कोली। रेणु कोली, ठीक है, रेणु कोली को मिला। देखो एक है भारत का द्रोणाचार्य, तब तो आपका तब आंसर आपका चेंज हो जाएगा। भारत में अलग मिलता है, राज्य में अलग मिलता है। तो राज्य का पूछ रहे हैं, तो राज्य में आपका कौन है? रेणु कोली को सबसे पहले क्या मिला है? देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार। एकता बिष्ट, एकता बिष्ट वो महिला है जिन्हें सबसे पहले एकता बिष्ट प्रथम महिला जिन्हें जिन्हें सबसे पहले देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार मिला, ठीक है। चलो बाकी इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 64। निम्नलिखित में से चलो भाई देखो क्वेश्चन देखो, तबीयत ज़्यादा खराब हो रही है। देखो निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। थारू जनजाति में विवाह की मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मजपथिया, ठीक है भाई, मजपथिया कहते हैं। और ब्याह को दोनों पक्ष में क्या कहते हैं? तय होने को क्या कहते हैं? पक्की पौड़ी। ब्याह तय होने पर किस नाम से जाना जाता है? पक्की पौड़ी। पक्की पौड़ी थारू जनजाति में क्या है? विवाह दो पक्षों में विवाह निश्चित करने की जो तिथि होती है उसे बोलते हैं पक्की पौड़ी। अब मजपथिया क्या होता है? ये मध्यस्थता करता है दो व्यक्तियों के बीच, ठीक है। चलो निम्नलिखित में से गलत छानना है, ठीक है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत, जनसंख्या प्रतिशत पूछ रहा है किसका? अनुसूचित जनजाति का, यानी कि एसटी का। तो सबसे कम आपका देखो, सबसे कम अगर ऐसे पूछता है कि जनसंख्या सबसे कम, जनसंख्या कम वाला जिला कौन सा है एसटी में, तब रुद्रप्रयाग आंसर आता है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पर पूछ रहा है जनसंख्या प्रतिशत में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? टिहरी। टिहरी के बाद अल्मोड़ा, अल्मोड़ा के बाद पौड़ी, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की संख्या उधम सिंह नगर में है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या रुद्रप्रयाग में कम है, ठीक है, सबसे कम। और अगर ऐसे पूछे कि सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला उधम सिंह नगर, और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी, ठीक है। चलो बाकी बी आपका गलत हो जाएगा। मृतक की शांति के लिए गहन संस्कार किस भूटिया जनजाति में करते हैं? ठीक है भाई, ठीक है, तो आपका बी गलत हो जाएगा यहाँ पर। बाकी चौथा देखना, विवाह पूर्व सांग जांगी और पीटा संस्कार किस जनजाति में होता है? राजी जनजाति में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गढ़वाली भाषा शब्द में गलत कथन छाने। देखो कलकली होती है दया, दया को बोलते हैं गढ़वाली में कलकली। कबलाहट होती है कलबली, गढ़वाल में कलबली क्या होती है? कबलाहट। जो कबलाहट होती है उसे बोलते हैं कलबली, और कलकली को क्या बोलते हैं? दया। यानी कि गलत आपका क्या है? पहला है, ठीक है। बाकी गोट क्या होता है? गौशाला होता है। डांड क्या होता है? आर्थिक दंड। बाडुली क्या होता है? हिजकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, गलत कथन चुनना है, ठीक है, गलत कथन चुनना है। मल्लियो, गलत कथन नहीं होगा, है ना। यहाँ पर क्या होगा भाई? 67, अच्छा 66, 67। देखो ये आपका होगा ही नहीं, ये काट दो। यहाँ पर क्या होगा कि मल्लियो, यहाँ पर हो जाएगा ये 66 क्वेश्चन, ठीक है। मल्लियो हिलांस सिंटोला का संबंध है भाई, ये क्या है? सिंटोला हिलांस मल्लियो। देखो मल्लियो होता है हमारे राज्य में कबूतर, कबूतर को क्या बोलते हैं गढ़वाली में? मल्लियो। हिलांस क्या होता है? कोयल, कोयल को क्या बोलते हैं गढ़वाली में? हिलांस। सिंटोला क्या होता है? मैना, मैना को क्या बोलते हैं गढ़वाली में? सिंटोला। तो ये सारी की क्या है भाई? पक्षी है, ठीक है, पक्षी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 67। कौन सा जलप्रपात पिथौरागढ़ में नहीं है? देखो बुरमुनी भी है बेलछेड़ा भी है, बिरथी भी है, कौन सा नहीं है? खराली। खराली कहाँ है? उत्तरकाशी, उत्तरकाशी में हो जाएगा आपका, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी करते हैं आप। 68 क्वेश्चन देखना, वैश्विक ग्लोबल इन्वेस्ट समिट कब हुआ था? ये 2023 में। इसकी थीम क्या थी भाई? इसकी थीम थी शांति और शांति से समृद्ध, ठीक है, तो ध्यान रखना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 69।
देश का पहला बुरांश उद्यान, देखो देश का पहला बुरांश उद्यान ये हो जाएगा आपका मुनस्यारी के पिथौरागढ़ में, मुनस्यारी, ठीक है। और ये मुनस्यारी कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ में, ठीक। बाकी 17वां क्वेश्चन देखना कि निम्न में से किसी दुनिया की पहली हर्बल घाटी, देखो दुनिया की पहली, पूरे विश्व की पहली हर्बल घाटी का दर्जा मिला है, तो कौन सी घाटी है वो? यमुना घाटी, ठीक है। चलो भाई देखो आज थोड़ा ठीक है, आगे जीएस के क्वेश्चन होंगे। चलो भाई जीएस के क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? कह रहा महाभियोग प्रक्रिया के समय राष्ट्रपति को उपस्थित होने का अधिकार होता है। देखो जब महाभियोग प्रक्रिया चलती है ना, महाभियोग प्रक्रिया यानी कि जब राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया चलती है, तो महाभियोग प्रक्रिया के समय जो राष्ट्रपति को उपस्थित होने का और अपनी बात रखने का अधिकार होता है। तो ये बिल्कुल एकदम पहला पॉइंट सही कह रहा है। महाभियोग प्रक्रिया में संसद के प्रत्येक सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। देखो महाभियोग प्रक्रिया में जब संसद में जो प्रत्येक सदन है ना, उसमें उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित नहीं करना होता है, बल्कि क्या है कि उपस्थित नहीं, बल्कि क्या है कुल सदस्य, जो कुल सदस्य होंगे, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ता है? प्रस्ताव पारित करना होता है। तो ये दूसरा वाला पॉइंट गलत बोल दिया उसने। तीसरा है महाभियोग संसद में होने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। जो महाभियोग है ना वो संसद में होने वाली अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है कि जैसे महाभियोग प्रक्रिया चलती है भाई, है ना, बाई चांस जो लोकसभा है और राज्यसभा है, लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया 2/3 बहुमत से, कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से, राज्यसभा के पास भेजेगा, राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से जब पारित करेगा, तो पारित करने से पहले जो राज्यसभा जो है उसकी मतलब क्या करवा सकता है? अन्वेषण या फिर जांच करवा सकती है। तो राज्यसभा या फिर राज्यसभा पे लेके जाएंगे आप महाभियोग प्रक्रिया, तो राज्यसभा पहले पारित करेगी, फिर लोकसभा के पास भेजेगी, लोकसभा पारित करने से पहले क्या करेगी? इसका अन्वेषण या जांच करवाएगी। जैसे न्यायालय से भी करवा सकती है ना, या फिर कोई मतलब अधिकरण बनता तो उस अधिकरण से भी जांच करवा सकती है। लेकिन न्यायालय का पूरा अधिकार नहीं है कि वो मतलब उसको राष्ट्रपति को हटा सकती है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सही है भाई, दूसरा गलत है और तीसरा सही है। दूसरा गलत था इसमें और तीसरा सही है। और जबकि क्या कहते हैं, संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, इसमें संविधान का अतिक्रमण वाक्यांश को परिभाषित नहीं किया गया। ये भी बिल्कुल सही कह रहा है कि जो मतलब जब संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है ना, तो किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? किस लिए हटाया जाता है? कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो ये संविधान का अतिक्रमण क्या है, इसको संविधान में मतलब परिभाषित नहीं किया गया है। तो केवल दूसरा हमारा सही था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला भी सही था, तीसरा भी सही था और चौथा भी सही था। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से सिंगोली की संधि के लिए कौन सा कथन सही है? सिंगोली की संधि के लिए कौन सा कथन सही है? इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को अंग्रेजों की ओर से कर्नल ब्रेडसॉ और गोरखाओं की ओर से यानी कि नेपाल की ओर से गजराज मतलब राजगुरु थे गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए थे। बिल्कुल सही है भाई, इन्होंने हस्ताक्षर किए थे सिंगोली की संधि पर, है ना। और सिंगोली की संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर हो गया था। क्या कहते हैं 1816 में इसका अनुमोदन किया गया था, है ना। इसके बाद देखा, इस संधि के तहत नेपाल ने सिक्किम, तराई, कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र का 1/4 भाग गंवा दिया था। 1/4 भाग को नहीं गंवाया था, बल्कि 1/3 भाग को क्या है गंवाया था। यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, लगभग 1/3 भाग को क्या कर दिया था? नेपाल ने गंवा दिया था। वो भी किन क्षेत्रों के? मतलब नेपाल ने किस क्षेत्रों को नेपाल का अधिकार था? सिक्किम पर भी था, जो मतलब उत्तराखंड और यूपी का जो तराई वाला क्षेत्र वहाँ भी नेपाल का अधिकार था। कुमाऊं और गढ़वाल में भी नेपालियों का क्या है? अधिकार था। जिन जिन क्षेत्रों पर, उन क्षेत्रों के बाकी मतलब कम से कम 1/3 हिस्से को इन्होंने क्या कर दिया था? गंवा दिया था, है ना। तो ये क्या कहते हैं यहाँ पे गलत बोल रहा है, यहाँ पे 1/4 लिख रहा है, 1/3 होना चाहिए था, है ना। 1921 में सिंगोली की संधि को शांति और मैत्रीपूर्ण संधि के में बदला गया था। मतलब 1921 में नहीं बदला गया था, इसको जब बाद में मतलब ये क्या कहते हैं, जब अंग्रेजों का जमाना था, जब मतलब आपका क्या चला था? असहयोग आंदोलन चला था, उसके बाद जो है आपका 1923 में है ना, 1921 में नहीं बल्कि 1923 में है ना। आप देखो यहाँ पे ये 1815 है, ये 1923 है। 100 साल से भी ज्यादा के बाद जो है इसको क्या गया था? सिंगोली की संधि को शांति और मैत्रीपूर्ण संधि में बदला गया था। तो कब बदला गया था? 1923 में। तो ये आपका तीसरा भी गलत हो गया। तो क्या आपका केवल पहला सही है? तो ए इसका आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, देखो 1824 के बैरकपुर सैनिक विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? देखो 1824 में बैरकपुर में एक सैनिक विद्रोह होता है। देखो एक बैरकपुर में जो सैन्य छावनी थे जहाँ के मंगल पांडे थे, ये उसकी बात नहीं हो रही। तो जो मंगल पांडे वाला जो बैरकपुर था वो टाइम जो 1857 के क्रांति के टाइम था, ये 1824 की बात कर रहा है। यहाँ पे जो सैनिक विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था? देखो पहला कह रहा है कि हिंदू सैनिकों को धार्मिक वस्त्र
और तिलक लगाने से इनकार किया गया था। बिल्कुल सही कह रहा। जो हिंदू सैनिक है उनको जो है मतलब जो हिंदू सैनिक होता है उनको मतलब तिलक लगाने के लिए भी मना किया गया था, और उनके धार्मिक वस्त्र जैसे कोई पीले वस्त्र वगैरह पहनते हैं तो उसके लिए, या भगवा कलर पहनते हैं तो उसको मना किया गया था। तो इसलिए यहाँ पे ये भी कारण बना था बैरकपुर सैनिक विद्रोह का। हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को चर्च में जाने के लिए मजबूर किया गया था। ऐसा कुछ नहीं था कि हिंदू और मुस्लिम सैनिकों को चर्च में जाने के लिए मजबूर किया गया था। मुस्लिम सैनिकों के वेतन में कटौती की गई थी। ऐसा भी कुछ नहीं था कि मुस्लिम सैनिकों में कटौती की गई थी। मुस्लिम सैनिकों के लिए क्या था यहाँ पे पॉइंट, हिंदू सैनिकों को तो धार्मिक वस्त्र तिलक लगाने से मना किया गया था, और मुस्लिम सैनिक जो थे आपने देखा हो मुस्लिम लोग जो ज्यादातर दाढ़ी रखते हैं, तो उनको जो है मतलब जो मुस्लिम है ना, जो मुस्लिम है उनकी मतलब जो दाढ़ी होता है, दाढ़ी रखने पर क्या लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। और इस कारण जो मुसलमान भी क्या है भड़क गए थे और हिंदू भी भड़क गए थे, और इसी कारण जो 1824 में बैरकपुर सैनिक विद्रोह हुआ था। बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र से के सही मिलान कीजिए। जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के सही मिलान कीजिए। अर्थव्यवस्था के जैसे क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र होते हैं, द्वितीय क्षेत्र होते हैं, तृतीय क्षेत्र होते हैं। तो भाई प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जो हमें मतलब प्रकृति से प्राथमिक रूप से मतलब प्रारंभिक रूप में प्राप्त होती है, जिनको हमें कोई बनाना नहीं पड़ता, मतलब उगा सकते हैं, लेकिन प्रकृति से सीधा सीधा हमें प्राप्त होता है, वो प्राथमिक क्षेत्र की चीजें होती है। जैसे हम क्या बोल सकते हैं इसमें, शिकार। अगर शिकार करना देखें तो शिकार भी हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। भाई अगर कोई शिकार करते थे राजा महाराजा पहले, तो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा ना। जैसे शिकार हो गया आपका, जो शिकार के अलावा कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं ना। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो द्वितीय क्षेत्र वो होते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र से जो प्राप्त होती है हमें वस्तुएं या चीजें, उनसे बनाई जाती है, वो द्वितीय क्षेत्र होता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र कृषि से हम टमाटर प्राप्त करते हैं, टमाटर प्राप्त करते हैं, सेब प्राप्त करते हैं, तो प्राथमिक में आ जाएगा। अब इसी से अगर हम चटनी बनाएंगे सेब के टमाटर की, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा, है ना। इसके अलावा तृतीय क्षेत्र वो होता है जो मतलब सेवा क्षेत्र होता है। जैसे आपके डॉक्टरी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, वहाँ भी सेवा दी जाएगी, या फिर हॉस्पिटलिटी हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो, सेवा क्षेत्र होता है, ये तृतीय क्षेत्र में आता है। यानी कि कानूनी वकील जो होगा वो तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा और दूसरे का, पहले का तीसरा और दूसरे का पहला हो जाएगा, और तीसरे का दूसरा हो जाएगा। तो बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी देश के निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य कहलाता है। देखो, किसी देश के निवासियों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है। देखो, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आपका क्या हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट है, हो जाएगा ना। अब जरा थोड़ा सा देखना, परिभाषा देखना। सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है कि अपनी देश की सीमा के अंदर जो उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का जो मूल्य होता है वो सकल घरेलू मतलब वस्तु और सेवाएं उत्पादित की जाती है, वो सकल घरेलू उत्पाद होता है ना। शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है कि जो हमारे देश के अंदर जो जो मतलब खर्च होगा, उस खर्च को जब माइनस किया जाएगा उसमें से, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद हो जाएगा, है ना। सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, अपने देश के लोगों के द्वारा, है ना, उत्पादित जो वस्तुओं का मूल्य होता है उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं ना। निवासी अपने देश के निवासियों के द्वारा, ना, चाहे वो बाहर विदेश में करोगे, ये तो मतलब देश के सीमा के अंदर है, और ये देश के सीमा के अंदर भी और देश के सीमा के बाहर भी है ना। वित्तीय वर्ष, एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सेवाओं वस्तुओं का मूल्य कहलाता है क्या, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और अगर इसी सकल राष्ट्रीय उत्पाद से हम क्या करेंगे, खर्च को माइनस कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा, ठीक है ना। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है। भाई देखो जरा, मौसमी संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा, तूफान, बादल, कोहरा इत्यादि क्षोभ मंडल में घटित होती है ना। जैसे मौसम से संबंधित घटनाएं होती है, जैसे वर्षा होती है, तूफान, बादल, कोहरा इत्यादि क्षोभ मंडल में घटित होती है। ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो मतलब हमारी क्या कहते हैं, हमारा जो वायुमंडल है उस वायुमंडल की सबसे निचली परत है भाई। तो मतलब यहाँ पे ही सारे वर्षा, बादल, तूफान, कोहरा सब यहीं पे आते हैं, तो ये पहला ही सही है इसमें। दूसरा क्या कह रहा है, वायुयानों को उड़ाने के लिए समताप मंडल सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो अगर आप इसको देखोगे तो ये तो आपका मतलब सही है ही है, लेकिन देखो यहाँ पे वायुयानों को उड़ाने के लिए समताप मंडल सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। देखो ये इसके ऊपर की परत है भाई, और जो वायुयानों को उड़ाने के लिए जो समताप मंडल है ना, स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मौसमी संबंधी घटनाएं जैसे वर्षा, बादल, तूफान, तो सुरक्षित होकर जो है इसके ऊपर जो है ये मतलब वायुयान आराम से उड़ सकता है, तो हमें बादल इसके नीचे दिखाई देता है। तो ये भी क्या कह रहा है, सही कह रहा है। रेडियो, टीवी, दूरसंचार आदि का प्रसारण के लिए रेडियो तरंगें आयन मंडल से पुनः परावर्तित पृथ्वी पर लौटती है, परावर्तित कर पृथ्वी पर लौटती है। तो जो मतलब आपका क्या होता है, आयन मंडल होता है, यहाँ पे आयनोस्फीयर से क्या होता है, जो रेडियो है यही मतलब आपकी जो तरंगें होती है उनको परावर्तित करती है, रेडियो तरंगों को, जिससे हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, रेडियो, टीवी, दूरसंचार आदि जो है चलते हैं। तो सारे के सारे सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विषुवत रेखा की लंबाई कितनी है। अब देखो भाई, यहाँ पे अगर हम विषुवत रेखा की लंबाई की बात करें ना, तो विषुवत रेखा कौन होती है, जैसे आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जिसको हम क्या बोलते हैं,
भूमध्य रेखा बोलते हैं। तो यही भूमध्य रेखा ही विषुवत रेखा है। तो ये विषुवत रेखा ना पृथ्वी के ऐसे करके चारों ओर घूम के आएगी। तो ये चारों ओर, इसकी मतलब एक हिसाब से क्या बताती है, विषुवत रेखा पृथ्वी की क्या बताती है, एक हिसाब से परिधि भी बताती है। आपको ये भी पूछ सकता कि पृथ्वी की परिधि कितनी है, तो लगभग 40,000 किलोमीटर है ना। कितनी है आपकी, 40,000 किलोमीटर जो है, या फिर आप बोल सकते हो अगर एग्जैक्ट देखो तो 40,075 किलोमीटर, ठीक है ना। 40,075 किलोमीटर अगर एग्जैक्ट देखोगे तो इतनी आती है ना। लेकिन अगर हम सीधा सीधा देखें, मतलब अगर हम जो है यहाँ पे इसके बाहर ऐसे घेरा ना लें, सीधा सीधा बीचों बीच देखेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी का व्यास बोलते हैं, है ना। पृथ्वी का व्यास बोलते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, पिछले ग्रुप सी के पेपर में आया हुआ है कि पृथ्वी का जो विषुवत रेखा पर पूछेगा कि पृथ्वी का व्यास कितना है, तो पृथ्वी का व्यास आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि पृथ्वी का व्यास कितना है। बाकी पृथ्वी की विषुवत रेखा की लंबाई या पृथ्वी की परिधि हमने बता दी, परिधि होती है चारों तरफ और व्यास होता है जो बीचों बीच आता है। तो पृथ्वी का व्यास, औसतन व्यास कितना है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार नामांकन कर सकता है। देखो भाई, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो राष्ट्रपति के चुनाव में, एक ही चुनाव में जो एक व्यक्ति होता है वो कितनी बार, अधिकतम 4 बार नामांकन कर सकता है। इसको ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति चुनाव में एक व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा कितने बार नामांकन कर सकता है, 4 बार। लेकिन इसमें यह भी चीज ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के लिए जो क्या होता है, अनुमोदक होता है। अनुमोदक, एक अनुमोदक होता है, एक प्रस्तावक होता है। राष्ट्रपति के लिए जो अनुमोदक और प्रस्तावक होता है, 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, है ना। मतलब 50 लोग जो प्रस्ताव लेके आएंगे, लिखित रूप में देंगे आपको कि हमारे तरफ से राष्ट्रपति है, और अनुमोदक भी होने चाहिए 50। जो 50 अनुमोदक होते हैं प्रस्तावक नहीं होते, जो 50 प्रस्तावक होते हैं अनुमोदक नहीं होंगे। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो राष्ट्रपति को वोट दे सकता है उनमें से, जैसे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों में से हो सकता है 50-50 प्रस्ताव। तब आदमी राष्ट्रपति के लिए पर्चा भर सकता है, नामांकन कर सकता है। तो ये जो 4 बार अगर कोई व्यक्ति अपना क्या कहते हैं नामांकन करता है, तो उसको 4 बार जो है अलग अलग अनुमोदक और प्रस्ताव चाहिए होंगे। मतलब 100 तो ये होगी एक बार में, तो 100 2 बार में, मतलब 400 प्रस्ताव और अनुमोदक चाहिए होंगे, है ना। दूसरी बात, एक चीज और देखते हैं कि जैसे राष्ट्रपति की जमानत राशि है, राष्ट्रपति की जमानत राशि है, तो राष्ट्रपति की जो जमानत राशि होती है वो कितनी होती है, 15,000 रुपए होती है। 15,000 रुपए जमानत राशि होती है। तो राष्ट्रपति अगर एक से अधिक नामांकन भी करता, चाहे 2 3 4 कितने भी नामांकन कर ले, 4 से ज्यादा तो नहीं कर सकता, अधिकतम 4 ही कर सकता है, तो उसको जमानत राशि केवल एक बार ही जमा करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, इनमें से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। देखो आएगा इसमें से एक ना एक प्रश्न, देखो जरा क्या है। भारत में पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। भारत में जो पुलिस सेवा का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो कार्यकाल था वो 1886 से 1893 तक था भाई। तो ये बिल्कुल एकदम सही बोल रहा है, बिल्कुल। बनारस संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना जोनाथन डंकन ने 1791 में की थी। तो ये भी बिल्कुल एकदम सही है कि जो बनारस संस्कृत महाविद्यालय, इसकी स्थापना जोनाथन डंकन ने की थी 1791 में, और किसके कार्यकाल में की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही की थी, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला पॉइंट है भारत में प्रशासनिक तथा सिविल सेवा का जनक सर जॉन शोर को माना जाता है, जिसका कार्यकाल 1793 से 1798 था। यह गलत बोल है यहाँ पे कि भारत में प्रशासनिक तथा सिविल सेवा का जनक भी किसे माना जाता है, वो भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही माना जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा सही है, तो ए इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बसीन की संधि, कहीं पे बसाई की संधि होता लिखा, बसीन की संधि 1802 है ना, 1802 में हुई थी बसीन की संधि के लिए। इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा गलत है भाई इनमें से। अब यहाँ पे गलत वाला ढूंढना। यह एक सहायक गठबंधन संधि मानी जाती है जो बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजों के साथ की थी। देखो यह जो बसीन की संधि थी ये सहायक गठबंधन संधि मानी जाती है ना। इसी समय जो है आप लोगों ने देखा होगा कि सहायक संधि जो लाई थी भारत में, सहायक संधि को स्वीकार किया था मराठों ने 1802 में, उसी समय हुआ था, है ना। तो सहायक गठबंधन संधि मानी जाती है, बाजीराव सेकंड ने अंग्रेजों के साथ ये संधि की थी। ये बिल्कुल सही है पहला पॉइंट। इस संधि के तहत अंग्रेजों को पश्चिम में पैर जमाने का मौका मिला, ये भी बिल्कुल सही है। इसी संधि के तहत अंग्रेजों को पश्चिम में पैर जमाने का मौका मिला था भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट है, अगला जो पॉइंट है इसमें वो कह रहा कि यह संधि मराठों को मंजूर नहीं थी क्योंकि इनके मान सम्मान और प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को बेच दिया गया था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये हो गया। और तीसरा जो पॉइंट है आपका, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि यह संधि मराठों को मंजूर नहीं थी। मतलब बाजीराव सेकंड ने तो इसको मतलब मंजूर कर दिया, अंग्रेजों के साथ कर दिया संधि, लेकिन मराठों को मंजूर नहीं थी क्योंकि बाजीराव ने उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता को बेच दिया था इस संधि के तहत। तो ये भी सही है। तो मतलब वो पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा गलत है, तो गलत तो कोई भी नहीं है इनमें से, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। मतलब सारे के सारे सही हो, गलत वाला पूछ रहा तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो डी इसका
81 वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 81 वाला है यहाँ पे यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। तो हमें यहाँ पे यमुना नदी की अगर हम बात करें तो यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है, स्वर्गरोहिणी पर्वत क्षेत्र से, यमुनोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है यमुना। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये यहाँ से गंगा की सहायक नदी यहाँ पर होती है गंगा, और ये मिल जाती है कहाँ पे, तो ये मिलती है प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद में यमुना नदी यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पर यमुना की सहायक पूछी गई है, इनमें से ये 4 नदियाँ हैं और इन नदियों का हमें पश्चिम से पूर्व यहाँ पे क्रम लगाना है। तो सबसे पश्चिम यानी कि ये वाली डायरेक्शन अगर हम देखें ये वेस्ट होगी और ये ईस्ट हो जाएगी, पूर्व हो जाएगी, तो हमें पश्चिम से पूर्व लगाना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसकी सहायक नदी होती है। सबसे पहले चंबल आएगी, चंबल के इटावा के पास ये मिलेगी, चंबल हो गया, चंबल हो गया। उसके बाद चंबल सिंध बेतवा कैन, चंबल सिंध बेतवा और कैन, इस प्रकार से ये 4 नदियां यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पर इनका क्रम इसी प्रकार से हो जाएगा। तो सबसे पश्चिम में हो जाएगी कौन सी, चंबल यहाँ पे हो जाएगी, उसके बाद सिंध हो जाएगी, बेतवा हो जाएगी, कैन हो जाएगी। तो इनका क्रम अगर हम देखें, सबसे पहले चंबल तो यानी कि पहला इसमें 4 आना था, उसके बाद अगर हम देखें सिंध तो इसमें 3 आना था, उसके बाद बेतवा तो फर्स्ट आना था, फिर इसमें आ जाएगा 2, तो 4 3 1 2 इसका राइट आंसर होना था 4 3 1 2। तो पहला ऑप्शन यानी कि ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था 4 3 1 2। ऐसे चंबल की सहायक नदी अगर पूछी जाएगी तो चंबल की सहायक नदी जो है, तो चंबल की सहायक नदी एक यहाँ पर बनास पूछी जाती है, बनास हो गया, पार्वती हो गया, इसके अलावा एक काली सिंध आती है, काली सिंध, तो ये किसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगी, तो ये बनास की, ये चंबल की सहायक नदियाँ यहाँ पर हो जाती हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ए होना था। ठीक है, दूसरा वाला यहाँ पे 82 वाला क्वेश्चन है, वह कौन सा आंदोलन है जो सच्चे अर्थों में जन आंदोलन था। तो जन आंदोलन की बात करें, वैसे तो प्रथम अगर जन आंदोलन की बात करें तो ये असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन शुरू होता है, तो ये प्रथम जन आंदोलन के रूप में ये आता है, प्रथम जन आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन। लेकिन यहाँ पर सच्चे अर्थों में जन आंदोलन था तो एक विस्तृत या बड़े क्षेत्र में अगर हम देखें। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे नमक सत्याग्रह होता है, पहले नमक आंदोलन यहाँ पे शुरू हो जाता है 12 मार्च 1930 से ये शुरू हो जाता है 1930, और उसके बाद साबरमती तट से दांडी के लिए प्रस्थान यहाँ पे, तो दांडी मार्च जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर इस समय 5 अप्रैल को पहुंच जाते हैं, लेकिन 6 अप्रैल से शुरू हो जाता है, तो यानी कि इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे शुरू हो जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ पे शुरू हो जाता है। उसके बाद मजदूर आंदोलन, तो ये मजदूर आंदोलन होते रहते थे अलग अलग टाइम पे। तो यहाँ पर एक जन आंदोलन सच्चे अर्थों में अगर यहाँ पे इसका राइट आंसर देखें तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे था, भारत छोड़ो आंदोलन। वैसे तो प्रथम जन आंदोलन के रूप में असहयोग आंदोलन यहाँ पे आता है, लेकिन इसका जो राइट आंसर अगर हम देखें तो सी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 83 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यहाँ पे बताना था किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 आदि के निरीक्षण का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। तो यानी कि जो 1935 का अधिनियम या 1947 पूर्व में आया था, तो इनको समाप्त करने का प्रावधान, तो इसके लिए यहाँ पर जो आता है तो अनुच्छेद 395, आर्टिकल 395 के तहत ये यहाँ पर समाप्त करने का प्रावधान होता है। जो 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू होते हैं, तो उसमें से एक ये 395 वाला भी यहाँ पे होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 1 में कहा गया है इसमें भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो प्रथम में ये हो जाएगा। इसके अलावा अनुच्छेद 2 में अगर आप देखें तो इसमें भारत संघ में कोई क्षेत्र अगर सम्मिलित करने हैं, भारत संघ में अन्य अगर क्षेत्र सम्मिलित करने हैं तो संसद को अधिकार दिया गया है कि संसद आर्टिकल 2 के तहत भारत संघ में अन्य क्षेत्रों को जो भारत से बाहर के हैं उनको यहाँ पे सम्मिलित कर सकती है। इसके अलावा आर्टिकल 393 में तो इसमें भारत का संक्षिप्त नाम यहाँ पे, ये संविधान का संक्षिप्त नाम यहाँ पे मिलता है, संविधान का संक्षिप्त नाम, ठीक है, संक्षिप्त नाम भारत का संविधान नाम से यहाँ पर आता है आर्टिकल 393, तो इसका राइट आंसर बी यहाँ पे होना था। अगला है 84 वाला है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग कहते हैं। तो कैग का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक कैग का प्रावधान किया गया है। भाग यहाँ पर हो जाएगा भाग 5 के तहत ये किया गया है। तो यहाँ पर ये कहाँ से हमने प्रावधान लिया है, तो इंग्लैंड से ये प्रावधान होना था, इंग्लैंड यहाँ पे सही था। बाकी एकल नागरिकता आता है, एकल नागरिकता, इसके अलावा संसदीय शासन प्रणाली आती है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहीं से ली है। संसदीय शासन प्रणाली, यहाँ से मौलिक अधिकार हो गए, जैसे मौलिक अधिकार हो गए, ठीक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद हो गया, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा उपराष्ट्रपति के अलावा जैसे न्यायिक पुनरावलोकन हो गया, तो ये हमने अमेरिका से लिए हैं। फ्रांस से जैसे हमने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये हमने फ्रांस से लिए हैं। सोवियत संघ से तो मौलिक कर्तव्य यहाँ से लिए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होना था, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था।
अगला है 85 वाला क्वेश्चन है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम देखें, कर्नाटक कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, भारत का सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक क्षेत्र है। तो यहाँ पर इसके क्षेत्र होते हैं ये चिकमगलूर, तो ये यहाँ पर होता है कॉफी के नाम से भी इसे, या इसे कॉफी भूमि, ठीक है, इसे कहा जाता है कॉफी भूमि भी इसे कहा जाता है, कॉफी भूमि के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा कुर्ग यहाँ पे होता है, बाबा बदून की पहाड़ियाँ ये यहाँ पर ये भी कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा पुलनेज की अगर हम बात करें तो ये पड़ेगा कहाँ पर, ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो डी इसका राइट आंसर होना था कि इसमें से सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें पुलनेज यहाँ पे होना था। 86 वाला क्वेश्चन है, किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण अगर हम देखें तो यहाँ पर इब्न बतूता देता है। इब्न बतूता की जो पुस्तक आती है रेहला, तो इसके द्वारा 1333 ईस्वी में ये MBT के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये भारत आता है और ये रेहला पुस्तक लिखता है और पूछा जाता है किस भाषा में लिखी है? तो अरबी भाषा में इसने लिखी थी, ठीक है। तो इसी पुस्तक में यानी कि डाक व्यवस्था से संबंधित यहाँ पर आता है कि रेहला पुस्तक में यहाँ पर दिया गया है। बाकी अमीर खुसरो की बात करें तो अमीर खुसरो यहाँ पर क्या होता है, ये सितार और तबला के आविष्कारक भी होते हैं, सितार व तबला। और इसके अलावा ये मुख्य रूप से जो रहते हैं दरबार, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये रहते हैं, भले ये अलग अलग शासकों के समय में रहेंगे लेकिन मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी के समय में, ठीक है। इसके अलावा जियाउद्दीन बरनी की बात करें तो ये जियाउद्दीन बरनी ने एक पुस्तक लिखी थी तारीख़ फिरोज़शाही, तो तारीख़ फिरोज़शाही पुस्तक ये लिखते हैं। और ये अगर हम बात करें तो ये किसके समय में रहते हैं? फिरोज शाही, तो ये रहते हैं MBT के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। और इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक, तो इन दोनों के दरबार में ये रहते हैं जियाउद्दीन बरनी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी होना था। अगला है 87 वाला है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्यह्रास। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जिसे क्या कहते हैं? जिसे GNP कहते हैं। तो GNP माइनस मूल्यह्रास यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा क्या? NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट जिसे कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस मूल्यह्रास माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल ये निवल, इसका हो जाएगा निवल राष्ट्रीय उत्पाद। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा NNP, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे होना था। तो ये क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये एक देश के व्यक्तियों के द्वारा कुल एक वित्तीय वर्ष में जितना भी उत्पादन किया जाता है उसका जो प्राइस होता है, जो मूल्य होता है, तो उसको यहाँ पे NNP यहाँ पे कहते हैं। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे होना था। 88 है यहाँ पे, कांग्रेस में किस नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आपेक्ष लगाया था? तो सुरक्षित वाल्व यानी कि सेफ्टी वाल्व की तरह काम करने की बात यहाँ पे लाला लाजपत राय यहाँ पे करते हैं अपने पत्र यज्ञ इंडिया जो होती है उसमें। तो ये कहते हैं कि AO ह्यूम ने जो कांग्रेस की स्थापना की है तो एक सेफ्टी वॉल्व की तरह यहाँ पे की है। कांग्रेस यानी कि सेफ्टी वॉल्व जो भारत में 1857 की क्रांति हुई थी, तो उस क्रांति के जैसा कोई दूसरी क्रांति ना हो, तो इसलिए कांग्रेस की स्थापना की गई। यहाँ पर जो सूचनाएं वगैरह होती हैं, अगर कोई इस प्रकार से आंदोलन करता है तो उसकी सूचनाएं ब्रिटिशों तक पहुँचाई जा सकती हैं, या भारत में जो आंदोलन आगे होगा तो उसको दबाने के लिए यानी कि ब्रिटिशों के पास जो मांग पत्र वगैरह उनको लेके जाते थे और कुछ मांगे पूरी होती भी थी, कुछ नहीं होती थी। तो इस प्रकार से सेफ्टी वॉल्व की तरह ये काम करता था। तो लाला लाजपत राय ने कहा था, तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 89 वाला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो समवर्ती सूची में अगर हम बात करें तो 3 सूचियों में यहाँ पे 7वीं अनुसूची जैसे पड़ी होगी, तो समवर्ती केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर वन्य जीवों की सुरक्षा की अगर हम बात करें तो ये किस में आएगा? तो ये समवर्ती सूची में यहाँ पर आ जाएगा, समवर्ती सूची में वन्य जीवों की सुरक्षा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें मूल्य नियंत्रण, ठीक है, ये आ जाएगा समवर्ती में आ जाएगा। इसके अलावा मूल्य नियंत्रण, तो ये भी समवर्ती में आ जाएगा। इसके अलावा जैसे कृषि पर आय हो गया तो ये हो जाएगा राज्य सूची का विषय हो जाएगा। और ये बिक्री कर या विद्युत उपभोग अथवा बिक्री कर, तो ये संघ सूची का यहाँ पे आ जाएगा, संघ सूची। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना था कि समवर्ती सूची का विषय, तो 1 और 4 यहाँ पे सही होना था। तो 20 का राइट आंसर था, 1 और 4 यहाँ पर सही होने थे। अगला है 90 वाला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों में से कौन सी हिमालय से नहीं निकलती है? तो सिंधु नदी अगर हम बात करें तो सिंधु नदी की मुख्य 5 जो जलधाराएं होती है, 5 जो नदियां होती हैं, इसके अलावा कुछ अन्य ये सहायक नदियां भी यहाँ पर हैं। तो जैसे सिंधु नदी आती है, उसके बाद झेलम आती है, चिनाब आती है, रावी, ब्यास, सतलज, तो ये पंचनद तो बड़ी नदियां हैं। इसके अलावा अन्य छोटी नदियां भी हैं, गिलगित हो गया, ये इस प्रकार से जास्कर हो गया,
लेकिन यहाँ पर से जो गोमल है तो ये भी सहायक नदी है, लेकिन हमें पूछा गया है कि हिमालय से नहीं निकलती है। तो ये अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है, तो अफगानिस्तान में सुलेमान जो पर्वत है, सुलेमान पर्वत अफगानिस्तान में, तो वहाँ से ये निकलती है, तो ये हिमालय वाला क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ से ये निकलती है। तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, सुलेमान पर्वत श्रृंखला से। तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। बाकी ये सिंधु की 5 पंचनद आपको पता होंगी कि कौन कौन सी सहायक नदियाँ, तो बी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 91 वाला है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पंचायती राज अगर हम बात करें तो ये भाग 9 के तहत पंचायती राज का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 243 के तहत इसमें अलग अलग आर्टिकल इसमें जोड़े जाते हैं, और इसके लिए हम देखते हैं कि 73वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, और ये संवैधानिक दर्जा दिया जाता है इस समय। 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू होती है, लेकिन संवैधानिक दर्जा इस समय दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो मुख्य उद्देश्य होना था, तो जनता को विकास के प्रशासन में भागीदार बनाना, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने के योग्य बनाना, तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 92 वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तो गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। तो गांधीवादी सिद्धांत, तो डीपीएसपी में कुछ क्या होते हैं, कुछ समाजवादी प्रकृति के होते हैं, कुछ गांधीवादी होते हैं, कुछ उदारवादी होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम गांधीवादी देखें तो गांधीवादी में जैसे आते हैं कौन कौन से गांधीवादी, तो जैसे आर्टिकल 40 आता है, आर्टिकल 43 आता है, आर्टिकल 46 आता है, आर्टिकल 47 आता है, 48 आता है। तो इस प्रकार के जो आर्टिकल होते हैं, तो ये गांधीवादी यानी कि गांधी जी की विचारधारा पर आधारित ये आर्टिकल यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, पहला है ग्राम पंचायतों का गठन, तो आर्टिकल 40 में है। समान नागरिक सिविल संहिता, तो आर्टिकल 44 में है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग, तो आर्टिकल 43 के ए में यहाँ पर आ जाएगा, 43 के ए में आ जाएगा। इसके अलावा काम का अधिकार अगर हम देखें तो यहाँ पर काम का अधिकार आर्टिकल 41 में आ जाएगा। तो ये समाजवादी प्रकृति का है, ये समाजवादी, ठीक है, और ये भी समाजवादी प्रकृति का यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बताना था कि गांधीवादी तो एक तो अनुच्छेद 40 वाला होना था, और एक ये अनुच्छेद 43 के ए, तो यानी कि पहला और तीसरा इसका सही होना था। तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था, ये गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। और जैसे आर्टिकल 41 में काम या रोजगार देने की बात यहाँ पे आती है, तो वो समाजवादी प्रकृति का हो जाएगा। आर्टिकल 38 हो गया, 39 हो गया, ये इस प्रकार के आर्टिकल क्या है, ये समाजवादी प्रकृति के हैं। अगला है बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो बाल श्रम अधिनियम अगर हम बात करें तो 1986 इसका राइट आंसर यहाँ पे था, कि बाल श्रम अधिनियम यहाँ पे आता है 1986 में, और इसमें बाद में संशोधन किया जाता है। तो इसमें संशोधन किया जाता है 2016 में, संशोधन किया जाएगा 2016 में। तो जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, तो उनको किसी काम खतरनाक जोखिमपूर्ण कार्यों में नहीं लगाने की बात आती है। तो आर्टिकल 24 आपने आर्टिकल 24 पढ़ा होगा, तो इसमें ये उसी से संबंधित ये एक्ट या अधिनियम यहाँ पे आता है। तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 94 वाला है यहाँ पे, विद्यालय में विद्यार्थियों के सीखने के लिए अकबर द्वारा भारतीय विज्ञान के रूप में विहित किए गए निम्नलिखित में से किसे आईने अकबरी में सूचीबद्ध किया गया था। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था कि किसे इसमें सूचीबद्ध किया गया था, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे ज्योतिष होना था। तो डी इसका राइट आंसर यहाँ पे था, ज्योतिष, तो डी सही था। अगला है 95 वाला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था। तो अभी तक 3 एआई सम्मेलन यहाँ पर हुए हैं। तो अगर हम बात करें पहला एआई सम्मेलन, तो ये ब्लेचली ये होता है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में पहला सम्मेलन यहाँ पे होता है। दूसरा होता है सियोल, तो ये दक्षिण कोरिया में ये होता है, दक्षिण कोरिया में दूसरा एआई सम्मेलन। और तीसरा वाला होता है पेरिस, फ्रांस में। तो 3 एआई सम्मेलन यहाँ पे होते हैं। तो ये पूछा गया कि अभी फरवरी 2025 में एआई समिट कहाँ पे हुआ, तो ये तीसरा वाला हुआ था पेरिस, फ्रांस में। मोदी जी भी यहाँ पे गए थे। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे होना था। अगला है 96 वाला क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 थी, यह 2023 में कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर ए था 72 वर्ष। तो 3 चीजें इसमें देखी जाती हैं, एक तो प्रति व्यक्ति आय देखी जाती है, जीवन प्रत्याशा देखी जाती है, और शिक्षा देखी जाती है। तो ये तीनों चीजें इसमें देखी जाती है। तो यहाँ पर जीवन प्रत्याशा की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर वर्तमान में 72, यहाँ पर ए राइट आंसर यहाँ पे होना था। और बाकी बात करें तो 1990 में पहली बार SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पहली बार जारी किया गया था। महबूब उल हक और अमर्त्य सेन इससे जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, और इनके आधार पर ही बाद में 1990 में UNDP द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और भारत की वर्तमान रैंक देखें तो वर्तमान में भारत 130 रैंक पे है 2025 में। तो ए इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। 97 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पे डी गुगेस की बात करें तो ये शतरंज के खिलाड़ी होते हैं, शतरंज
हरमनप्रीत, तो ये हॉकी के खिलाड़ी होते हैं। प्रवीण कुमार की बात करें तो ये पैरा एथलेटिक्स के होते हैं, एथलेटिक्स। और इसके बाद अगर हम बात करें मनु भाकर, तो ये निशानेबाजी से होती है, निशानेबाजी। तो इसमें से चारों को ये 2024 का खेल रत्न पुरस्कार मिला है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। तो ये शुरुआत वैसे 1991 में हो जाती है, 91-92 में। तो इस समय राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से आता है, लेकिन 2021 में ये नाम चेंज करके इसका नाम रखा गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसमें चारों के चारों इसमें सही थे। तो इसका राइट अगर हम देखें तो उपयुक्त चारों इसमें सही होना था। तो पहला इसमें ए राइट आंसर यहाँ पे होना था कि सभी के सभी इसमें सही है, तो ए राइट आंसर इसमें था। 98 वाला है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो अभी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यानी कि ये 24 अप्रैल 2025 को ये होगा। तो 24 अप्रैल को क्यों होगा, तो इस दिन पंचायती राज जो दिवस होता है, ये 73वां संविधान संशोधन होता है, इसको लागू किया जाता है। तो इस दिन पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो इसी के रूप में 2025 का जो पंचायती राज दिवस, तो ये मधुबनी में होता है। मधुबनी पड़ेगा कहाँ पे, बिहार में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बी होना था। 98 वाला क्वेश्चन है कि भौतिक 3D ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें किस प्रकार के प्रिंटर का उपयोग यहाँ पे होगा, तो 3D के लिए यहाँ पे 3D प्रिंटर जो होगा तो उसका प्रयोग यहाँ पे होगा। तो सी इसका राइट आंसर होना था, 3D प्रिंटर। और लास्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे 100 वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा फायरवॉल का प्रयोजन है। तो यहाँ पर अगर फायरवॉल के प्रयोजन की अगर हम बात करें, कौन सा एक फायरवॉल का प्रयोजन है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच, एक्सेस को रोकना। तो यही इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था कि अनाधिकृत तरीके से जो एक्सेस को रोकना। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होना था। तो 100 का ए यहाँ पे सही था।